बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत वाला है। ये FM 93 मीर पर की आवाज़ है। मुझे महबूब काकड़ भी कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मीर पर टुनाइट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपके अपने FM 93 मीर पर से, और मेरे साथ मेरी को प्रेजेंटर हैं हिना इजाज। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ऑफ कोर्स अस्सलाम वालेकुम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आई होप सो कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मीरपुर टुनाइट में हिना इजाज भी आज आपके साथ हैं। जी हाँ, एक नया प्रोग्राम, नया अंदाज, नया तरीकाकार, नए मौज़ूआत और बहुत सारी ढेर सारी बातें। सामने मोहतरम, नौजवान तब्दीली की ज़मानत, ये है मौजू आज की हमारी इस नशिस्त का, हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है नौजवान तब्दीली की ज़मानत मीरपुर टुनाइट में। और ये प्रोग्राम 6 से लेकर 8 बजे तक जारी सारी रहेगा। और इस वक्त हमें दुनिया भर में सुना जा रहा है, लेकिन आपको ये बताते चलें कि नौजवान किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। वो कहीं भी किसी तरह की तब्दीली लाने या पुरअमन फिजा कायम करने की तहरीक में कामयाब किरदार अदा करते हैं। हमने हाल ही में देखा है कि पुरअमन एहतजाज ने अरब रीजन में किस तरह तब्दीली लाई। इस तब्दीली ने इस सोच को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया कि वाकई नौजवान तब्दीली की ज़मानत है। सामीन मोहतरम, पुरअमन ज़राए और इस नज़रिए के साथ तब्दीली लाई जा सकती है कि नेकी बिलाखिर एक दिन बदी पर गालिब आ जाती है। लेकिन क्या वजह है कि कुछ लोग दहशतगर्दी, जंग और इंतहा पसंदी को ही तब्दीली लाने का जरिया समझते हैं? मगर सामीन मोहतरम, हकीकत यह है कि एक मुस्बत, पुरअमन और मुस्तकिल मिजाज कौम ही आसूदगी लाने में अहम किरदार अदा कर सकती है, बल्कि ऐसी तहरीक की क़यादत कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने यहाँ तब्दीली लाने के लिए क्या कर सकते हैं? नौजवानों में पुरअमन ज़राए के इस्तेमाल की सोच ही आगे बढ़ने में, तरक्की के मौके पैदा करने में, बेहतर तालीम की सहूलतें देने और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार और मुआशरे में मौजूद हमारे काबिल इज़्ज़त बुज़ुर्गों को अपनी तहरीक का हिस्सा बनाने के लिए अमली इक़दामात ही वाहिद ज़रिया हैं। सामीन मोहतरम, किसी भी मुल्क के नौजवान मुश्किल और मुस्तकिल फैसले करने और अपने मुस्तकबिल को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने के लिए मामलात को अपने हाथों में लेकर ही कर सकते हैं। मगर ये कैसे मुमकिन है? आज के प्रोग्राम मीर पर टुनाइट में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आपने भी प्रोग्राम में शामिल होना है और जो भी आपकी राय हो, जो भी आपकी सोच और फिक्र हो, आपके नज़दीक जो भी ऐसे इक़दामात हों जो नौजवानों को एक बेहतर सोच देने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। है ना, कैसे शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, टेलीफोन करके, SMS करके या फिर ईमेल के जरिए आप भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। अगर कॉल करना चाहें सो मोस्ट वेलकम, आप हमें कॉल कर सकते हैं 05827 मीरपुर का एरिया कोड, उसके बाद 927059 पर आप कॉल करेंगे। इसके अलावा आप SMS कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट न्यू मैसेज ऑप्शन पर जाकर 93 लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें, अपनी जगह का नाम लिखें और अपने मैसेज को आपने सेंड कर देना है 4471 पर, यानी कि 4471 पर। इसके अलावा आप फेसबुक के जरिए भी अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। फेसबुक पर कमेंट्स दीजिए हमारी ID FM 93 मीरपुर में। और वो लिसनर्स जो कि बैरून मुल्क या कि हमें पाकिस्तान में ही किसी इलाके में सुन रहे हैं, बैरून मुल्क सुन रहे हैं, सो आप फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। www.facebook.com/FM93 मीरपुर हमारा फेसबुक एड्रेस है। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.fm93mirpur.com पर आप हमें लॉग इन कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग पर सुन सकते हैं। बहुत शुक्रिया ना, मज़ा आ गया कि हम कहते हैं जी कि नौजवान कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौजवान माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं। प्रोग्राम आगे जब चलेगा तो आपको पता चलेगा। तो नौजवान सामीन मोहतरम मुल्क का मुस्तकबिल हुआ करते हैं। उनमें मुस्बत सोच और इक़दामात बिलाखिर मुल्क को एक मुस्बत तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। सवाल ये है कि नौजवानों में मुस्बत सोच लाने के लिए कैसे और कौन से इक़दामात उठाए जा सकते हैं? नौजवान जहाँ कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में हों, और बिलखसूस हमारे नौजवान एक नौजवानों में एक मुस्बत रुझान मौजूद है। जैसे वो अभी तक अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का एहतराम करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो अच्छे और आला मजबूत ख्यालात रखते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, बहुत कम है, यानी कि, और जिनके जहन ख़राब कर दिए जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाते हैं। ऐसे नौजवानों के जज्बात भड़का कर उन्हें मुतशद्दिद राहों पर डाल दिया जाता है और उन्हें यह बावर कराया जाता है कि पुरतशद्दिद कार्रवाइयों से ही तब्दीली लाई जा सकती है।
इस हवाले से उन्हें मजलूम भी समझता हूँ। आपके ख्याल में ये सोच किस हद तक दुरुस्त है? सामईन मोहतरम, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि आज इस प्रोग्राम नौजवान तब्दीली की ज़मानत और ये जो हमारा प्रोग्राम है मीरपुर टुनाइट में हमारे मेहमान हैं मुमताज़ कानूनदान जनाब कामरान तारिक एडवोकेट जो सदर बार मीरपुर हैं, और उनके साथ मारूफ जर्नलिस्ट मारूफ सहाफ़ी जनाब मोहम्मद बिलाल रफ़ीक हैं। दोनों को अपने प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट में खुशामदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं दोनों साहिबान का आप तशरीफ़ लाए। वेलकम टू द शो। जी थैंक यू। तो आप ये बताएं कामरान साहब, हम आप इसी से शुरू करते हैं क्योंकि आप इस वक्त इंतहाई ज़िम्मेदार पोस्ट पर भी हैं और वकला की ना सिर्फ वकला की नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि अपने माहौल माशरे की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो ये जो सोच है नौजवानों में एक मुस्बत रुझान उन्हें पैदा करने के लिए और उनके अंदर बेहतर और पॉजिटिव रुझान पैदा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैं बहुत शुक्रिया आपकी टीम का कि आपने हमें इस बड़े अछूते टॉपिक पे जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया। मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है, जिस आज टॉपिक की सिलेक्शन की है, ये टॉपिक जो है मैं समझता हूँ कि नीड ऑफ द डे है और ये मैं इससे पूरी तरह से मुतफिक हूँ आपकी इस टॉपिक की सिलेक्शन के साथ कि नौजवान जो हैं किसी भी मुल्क में तब्दीली की ज़मानत है जी। और ये नौजवान ही हैं कि जो किसी भी जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को जो है वो चेंज करते हैं और नौजवानों को इस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए मैं समझता हूँ सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है एजुकेशन जी। यानी जिस मुल्क के अंदर आप देखें पूरी दुनिया में मसलन 2 कंट्रीज़ हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे जो है वो आपको असला वेपन फ्री जो कंट्रीज़ हैं जी, मसलन मलेशिया और न्यूजीलैंड जी जी, जहाँ पे आप कोई वेपन लेके आप यानी ट्रैवल नहीं कर सकते जी जी, कहीं पे जा नहीं सकते और ये अगर वहाँ पे इतना उन्होंने यानी एजुकेशन या लिटरेसी रेट उनका जो है 100% है और इतना लोगों को एजुकेट कर दिया कि लोग जो है वो ये वेपन फोकस या वेपन फोकल जो है वो नहीं है जी जी। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ सबसे बेसिक फैक्टर तो जिस रीजन से हम तल्लुक़ रखते हैं ज़ाहिर है ये डेवलपिंग या नीम डेवलपिंग कंट्री जी जी बिल्कुल मद में आता है तो इसमें एजुकेशन जो है मैं समझता हूँ कि ये बेसिक फैक्टर है कि ये जो है हमारे नौजवानों की जितनी पार्टिसिपेशन इसमें होगी और आप ये जो जैसे आपने तारुफ करवाया कि एक्सट्रीमिज़म या वायलेंस जो है हमारी जहाँ पे सोसाइटी के अंदर है आप अगर ऑब्जर्व करें मुशाहिदा करें तो ये जिस रीजन से ये वायलेंट एलिमेंट्स जो हैं सोसाइटी के अंदर जिन्होंने कहीं ना कहीं कोई वायलेंस की है या कोई जो भी रिपोर्टेड इस तरह के केसेस जो हैं वो सामने आए हैं वो नौजवान उन खितों से थे जिन खितों में एजुकेशन का रेट जो है वो बिल्कुल नहीं ना होने के बराबर है जी जी। या जिन खितों में प्रोबेबली ये सोच डेवलप हो गई है कि यहाँ पे स्कूल जो है वो ब्लो कर दिए जाएंगे स्कूल जो है वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है एजुकेशन की ज़रूरत नहीं तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे तो जो हमारा शरीयत है या हमारा दीन है और जिसमें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको सबसे पहला जो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्होंने कहा उन्हें हुक्म दिया कि आप पढ़ें इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी के रब के नाम के साथ आप शुरुआत करें तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे हमारे दीन की बुनियाद है और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नौजवान हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें नौजवानों में हज़रत अली जो हैं वो पेश थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नौजवानों के सरदार कामरान साहब आप यानी किस तरफ आप इंसिस्ट कर रहे हैं कह रहे हैं जी कि भाई तालीम होनी चाहिए और बेहतर तालीम बिल्कुल हम इस तरफ आएंगे। सामईन मोहतरम इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 6:11:30 बचाते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट और इसमें हम आज बात कर रहे हैं नौजवान तब्दीली की ज़मानत ये मौजू है आज की इस नशिस्त का और इसमें सदर बार मीरपुर जनाब कामरान तारिक एडवोकेट हमारे मेहमान हैं और उनके साथ मारूफ सहाफ़ी जनाब मोहम्मद बिलाल रफ़ीक मौजूद हैं। इनके साथ बातचीत हो रही है। आप भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं टेलीफोन कॉल के ज़रिए SMS के ज़रिए फेसबुक पर जाकर भी आप हमें SMS अपना पैगाम हमें भेज सकते हैं। तो अब आपने कामरान साहब आपने बात की है अच्छी तालीम बेहतर तालीम। अब सवाल ये है मैं यंग मैन है मोहम्मद बिलाल रफ़ीक हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्या बिलाल हमारे माशरे में अच्छी तालीम के लिए मौके मौजूद होने के बावजूद नौजवान तालीम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या ख्याल है आपका? क्योंकि आपने बात की मौके मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान में 2 तरह के जो तालीमी निज़ाम है 2 तबकाती ठीक है
وہ اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہیں. غربت میں اضافے کی وجہ سے بھی نوجوان نہیں پڑھ سکتے ہیں. جو ابھی سچویشن جاری ہے پورے ملک میں, جو سرکاری اسکولوں کے حالات ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, اور جو ہمارے لسنرز ہیں وہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ان اسکولوں کے. اور جو دو طبقاتی نظام ہے وہ بھی اس میں ایک جو میں سمجھتا ہوں اس کا رول بڑا خراب رول ادا کر رہا ہے, وہ کہ جو امیر لوگ ہیں, جو فائنینشلی جو اسٹرانگ لوگ ہیں, ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, او لیول کرتے ہیں. جو غریب لوگ ہیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں غریب لوگ اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں سکتے ہیں. جو عمریں ہیں نوجوانوں کی 15 سال, جب بچہ ہوتا ہے 15 سال کا تو اس کو کاموں میں ڈال دیا جاتا ہے. میرپور جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے, منی لنڈن کہلوایا جاتا ہے, یہاں پہ اکثریت میرپور کے, آپ بس اڈا میں چلے جائیں, آپ میرپور کے شاپنگ سینٹروں میں چلے جائیں, انڈسٹری میں چلے جائیں, وہاں پہ جو کام کرنے والے, ہوٹلز پہ کام کرنے والے جو نوجوانوں کی عمر ہے وہ 16 سے 22 سال ہے. جب ان سے پوچھا جائے کہ وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, وہ کیوں نہیں اسکول جاتے, تو ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھروں کے حالات ایسے ہیں, انہیں اجازت نہیں مل سکتی ہے اس طرح کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر پائیں. اگر حکومت کوئی ایسے اقدامات اٹھاتی تو شاید یہاں پہ جو تعلیم کا نظام ہے وہ کچھ بہتر ہوتا. تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے جو بہت سارے نوجوان, حکومتوں کی نااہلی بھی رہی ہے اس میں, ماضی میں بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں, موجودہ حکومتوں کی بھی نااہلی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت برسر اقتدار آئی وہ ان کے اپنے ہی معاملات تھے, وہ لگے رہے. لیکن جو تعلیم جو بیسیکلی کسی بھی قوم کو بنانے میں سب سے بنیادی رول تعلیم کا ہوتا ہے. تو پاکستان میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا, آپ کو پتا بھی, ایک بجٹ تقریباً 2% بجٹ ہے جو ایجوکیشن کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے. تو دبئی میں 2% ہے, 2% جو میری اطلاع ہے جو اس کے مطابق, جو کہ یو اے ای میں جو 17% بجٹ کر دیا گیا تعلیم پہ. تو یہاں پہ دیگر اخراجات ہی نہیں کم ہوتے ہیں. تو یہ قوم تب تک بنیادی طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں طبقاتی نظام تعلیم کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. بے شک. کمران صاحب یہ کہیے کہ یہ تقسیم کیوں ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور کیا اس ایسی تقسیم سے ہم کیا فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں, میں بلال رفیق صاحب کی بات سے متفق ہوں کہ ڈیول سسٹم آف ایجوکیشن ہے, اور اس سے ظاہر ہے کوئی زیادہ فائدے کی مند چیز نہیں ہے. یونیفارم سسٹم آف ایجوکیشن جو ہے وہ اگر پورے ملک میں کیا جائے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو قوم ہے, پاکستانی قوم ہے, یہ بڑی دنیا کی عظیم قوم ہے. بہت مثلاً دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ نوازش علی سید جو ہیں انہوں نے پورے ورلڈ کا ریکارڈ جو ہے وہ بیٹ کی ہے. 24 پروبیبلی انہوں نے 24 الفاظ جو تھے جو پورے ورلڈ میں کمپٹیشن ہوا, جس میں فزکس میں, کیمسٹری میں 22-24 جو انہوں نے پورے ورلڈ کے اندر, میں حیران ہوں کہ ماشاءاللہ ایسا ٹیلنٹ پاکستان کے اندر موجود ہے کہ سید نوازش علی جو ہیں انہوں نے ریکارڈ قائم کیا, اور پچھلے 200 سال سے زائد کا جو ریکارڈ تھا یونیورسٹی کا وہ انہوں نے بیٹ کیا. تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں لاہور کے اندر جو بچہ جس نے 2009 میں اس نے 2009 اور 10 کے جو ایگزام تھے اس میں ایک عام بچہ جو رکشہ چلاتا تھا لاہور بورڈ میں, اور رات دن بھر وہ مزدوری کرتا تھا, رات کو لائٹ جو اسٹریٹ لائٹس ہیں ان کے نیچے بیٹھ کے پڑھتا تھا, اس نے لاہور بورڈ کو ٹاپ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی قوم تو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی کہ جو اتنی محنتی بھی ہے, جو اتنی رسپانسبل قوم ہے, جو اتنی یعنی جس کے اندر اللہ پاک نے اتنا ٹیلنٹ دیا. اور آپ ہمارے نوجوانوں کو دیکھیں پورے ورلڈ کے اندر جو ہے جہاں پہ بھی پاکستانی گئے ہیں, مثلا F-16 کی جو پاکستان کی جو ایئر فورس ہے, انہوں نے جب تربیت حاصل کی, امریکنز نے ایکسپیکٹیشن امریکنز کی یہ تھی کہ 1 سال کے اندر پروبیبلی ان کا جو یہ ٹریننگ پیریڈ پورا ہوگا. تو ہمارے جو ایئر فورس کے جو پائلٹ آفیسرز تھے جو پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے وہاں پہ ٹریننگ کے لیے گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بھائی نوجوانوں میں یہ ٹیلنٹ موجود ہے, میں یہ کہتا ہوں اس کو ایکسپلور کریں. لیکن میں یہاں پہ میں بات کوٹ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ نوجوانوں میں ٹیلنٹ موجود ہے لیکن ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. ابھی اس وقت جو 63% پاکستانیوں نے پرائمری تک جو ایک تعلیم حاصل کر رکھی ہے, اس کے علاوہ جو پاکستانی 68% جو پاکستانی لڑکے ہیں اور 72% جو لڑکیاں ہیں وہ جو 5ویں گریڈ تک ہی نمبر حاصل کر پا رہی ہیں. چونکہ ایسا ایک سسٹم بھی جہاں پہ بہتری ہے وہاں پہ خرابیاں بھی ہیں, کیونکہ ایک اس طرح کا مائنڈ نہیں بنایا جاتا ہے. ہمارے جو بچے ہیں ان کا جو اس طرح کے معیار کے مطابق نہیں وہ جا پاتے ہیں, کیونکہ
کیونکہ جو سرکاری کالجز ہیں اور سرکاری اسکول جو حکومتی اسکول ہیں ان میں کالجوں میں وہی پروفیسر حضرات بغیر کسی ٹاپک کے کلاسز لیتے ہیں اور وہ جا کے کلاسز میں ود آؤٹ تیاری کے بغیر وہ جاتے ہیں اور وہ اس طرح سے گائیڈ نہیں کر پاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ ابھی میرپور کی مثال لے لیجیے, 1947 میں غالباً یہ کالج بنا میرپور کا, جب یہ اس کے بعد جب یہ بنا ابھی تک 19 کمروں میں وہ کلاسز ہو رہی ہیں, 500 سے زائد جو طالب علم ہیں ایک کلاس میں وہ اس طرح ایڈجسٹ ہوتے ہیں, کچھ تو کلاس میں بیٹھ ہی نہیں سکتے, جگہ نہیں بچتی. کہہ رہے ہیں جی کہ حکومت کی طرف سے نوجوانوں کے لیے جو تعلیمی سہولتیں ہیں ان کا فقدان ہے یا وہ بہت کوئی توجہ ہی نہیں دی گئی اس پہ. بالکل آپ چونکہ آپ بھی ہے نا, آپ ینگ ہیں اور بالکل آپ بھی اسٹوڈنٹ تھیں اور یا پڑھ رہی ہیں, آپ بھی پڑھ رہی ہیں, تو آپ کا کیا حال ہے؟ جو بلال جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ میرے خیال سے یہ مسائل ہیں نہیں, جہاں تک اللہ کا شکر ہے میں بھی گورنمنٹ کالج میں ہی ابھی تک میں اسٹڈی کر رہی تھی, تو میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہے. اور گورنمنٹ شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں زیادہ ان کے لیے کر رہی ہیں جو گورنمنٹ کالجز اینڈ اسکولس ہیں, لیکن ہمارے کالج میں ماشاء اللہ بہت زیادہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا ہے اور ہمیشہ سے کوشش رہی ہے ان کی کہ ہمارا جو میرپور کا کالج ہے سب سے بیسٹ رہے, ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے بھی. لیکن یہاں پہ میں یہ بھی ایک بات ہنا کی بات سے ہی میں شامل کروں گا بات کو کہ یہاں پہ سب سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی یہ رہتی ہے کہ جو منسٹر بنایا جاتا ہے کابینہ کا جو تعلیم کا, سم ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ خود ہی اس اہل نہیں ہے جہاں پہ اسے منسٹر بنا دیا گیا. اور آزاد کشمیر کے اندر بھی بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ چلیں اپنی جگہ بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں, لیکن ہم نوجوانوں پہ سارے الزامات اگر حکومتوں پر لگاتے رہیں گے, سوسائٹی کا سول سوسائٹی کا بھی رول ہونا چاہیے, ہمارا رول اس میں ہونا چاہیے, ذمہ داری بھی کوئی بنتی ہے کہ ہم بھی. اچھا کامران صاحب یہ کہیے کہ ظاہر ہے جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نوجوان ظاہر ہے کسی بھی ملک کا وہ مستقبل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے ان کے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اب ایک کسی ملک کی ترقی میں نوجوان جو ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں وہ آپ کے خیال میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں تاکہ وہ ملک کی ترقی میں اہم رول ادا کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر اس لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان چاہے وہ ورکشاپ میں آپ کو ملے, چاہے مزدوری کی فیلڈ میں ملے, چاہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ملے یا کسی بزنس کی فیلڈ میں ملے, ان کے اندر یہ سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے اپنے ملک کے اندر جو ہے, یہ سینس آف پارٹیسپیشن جو ہے کہ وہ اس ملک کے شہری ہیں اور اس ملک کی ڈیولپمنٹ انہوں نے کرنی ہے, اس ملک کی جو تقدیر ہے وہ نوجوانوں نے بدلنی ہے. اور میں تو یقین کریں کہ میں تو اپنی قوم پہ فخر کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے پورے ورلڈ کے اندر ہماری جو قوم ہے انہوں نے ایک ہسٹری جو ہے اپنی یعنی وہ منوائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ارتھ کویک جو آیا 2005 کا, اس میں پاکستان کے ایسے کونوں سے نوجوان اٹھ کے آئے ہیں جن کی جیب میں پیسہ نہیں تھا, لیکن وہ اس ایک یعنی سینس آف جو ان کا تھا ہیومینٹی وہ پریویل کر رہا تھا. اسی کے ساتھ وہ گاڑیوں میں بیٹھے آئے اور انہوں نے کام کیا, اس ایریا میں کام کیا اور جس کو اکنالج کیا, ورلڈ لیول پہ اکنالج کیا گیا کہ ایک ایسی قوم جس کے پاس جو ہے وہ شاید کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی. کمران صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس وقت ہمارے ساتھ کوئی لائن پر موجود ہیں, ان سے دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. FM 93 میرے پاس. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی علی معین بول رہا ہوں. جی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہے معین؟ اللہ کا شکر. جی کہیے, آج ہمارا بڑا اہم ٹاپک ہے نوجوان تبدیلی کی ضمانت. کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ نہیں, اس میں یہی بات ہے کہ جو نوجوان ہیں ہمارے ملک کا مستقبل ہیں, یہ بات تو ہم بہت سنتے آئے ہیں اور یہ بات چونکہ سچ بھی ہے, لیکن اب ضروری ہے کہ اس مستقبل کو بنانے کے لیے ان نوجوانوں کو صحیح طرح گائیڈ کیا جائے اور ان کو صحیح راہ دکھائی جائے. نہیں, کسی بھی فوج کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار ہوں, وہ فوج جنگ ہارے گی اگر ان کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتی. اسی طرح ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ, ہمارے اتنے بڑے ایسٹس ہمارے نوجوان ہیں ہمارے پاس, تو اب ضروری ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی کی جائے, ان کو تعلیم دی جائے, ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے تاکہ واقعی وہ ملک کے مستقبل کی ضمانت بن سکے. جی علی معین, ماشاءاللہ آپ نے تو پاکستان کا نام روشن کیا اور دنیا بھر میں پاکستان کو آپ نے یہ دنیا کو دکھایا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ موجود ہے, اور آپ نے 22 A لیولز ورلڈ میں ریکارڈ قائم کیا آپ نے. تو سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور ہر لحاظ سے ہم فخر محسوس کرتے ہیں یہاں پر کہ آپ نے ہم سب پاکستانی کشمیریوں کا نام روشن کیا, پورے ملک کا نام روشن کیا. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. لیکن یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ نے 22
22 टॉपिक्स पर 22 सब्जेक्ट्स में आपने ए लेवल कर लिए और टॉप क्लास में आपने रिकॉर्ड कायम किया. हाउ इट इज पॉसिबल? पॉसिबल तो फिर ये तो एक तो अल्लाह की तरफ से रहमत तो होती है जी. उसके अलावा तो नहीं हो सकता कुछ भी. बस इंसान का ये होता है कि अगर आप मेहनत करें तो अल्लाह मेहनत का फल देते हैं, लेकिन इरादा करना, अपना एम सेट करना, टारगेट सेट करना और ये कहना कि मैंने ये करना है बड़ा जरूरी होता है. जी. पहले दिन से ही कहते हैं कि ये चीज मैं कर नहीं सकता, ये नामुमकिन है, तो आप कभी भी नहीं कर पाते. तो इसलिए जब आप अपना एम और टारगेट जो आप करना चाहते हैं सेट करते हैं और लगन से और मेहनत उस पर करना शुरू हो जाते हैं मुस्तकिल मिजाजी से, सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है, तो फिर अल्लाह ताला आपको आपकी मदद करते हैं और आपको इसका जो एम होता है वो पूरा हो जाता है. मोइन हमारे साथ हिना भी मौजूद हैं, वो आपसे बात करना चाहती हैं. वो भी जी. अली, आपने बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से हार्डवर्क किया है, तभी आज आप इतने फेमस हैं और आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है. तो आप मुझे बताएं कि आप कितनी ज्यादा यानी कि पढ़ाई करते थे पूरे दिन में? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं ताकि हमारे जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चले, ताकि वो भी हार्डवर्क करें आपकी तरह. उसमें एक बड़े मजे की बात है कि मुझसे अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि आप दिन में कितना घंटे पढ़ते थे और कितने घंटे पढ़ना चाहिए. दरअसल ये पूरी अप्रोच ही मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा मसला है कि अगर आप घंटों के हिसाब से पढ़ेंगे तो फिर आपका कोई आप अपना टारगेट नहीं सेट करे, आप कोई एम के मुताबिक अपने आप को मेजर नहीं करे. हो सकता है कि आप 2 घंटे लगा दें, लेकिन 2 घंटे में आपको कुछ समझना है, आप अपनी तरफ से तो कहेंगे जी मैंने 2 घंटे टेस्ट की तैयारी की लेकिन मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया. तो हमेशा टारगेट सेट करना चाहिए कि आज मैंने फिजिक्स का वो टॉपिक जो है ग्रेविटी उसको मैंने समझना है, आज मैंने अमराव जान अदा का एनालिसिस समझना है. तो जब आप ये टारगेट अपना सेट करते हैं तो उससे फिर आप उसको मेजर कर सकते हैं कि चाहे वो 5 मिनट में हो, 15 मिनट में हो, 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, लेकिन जब दिन खत्म होगा तो आपका एम पूरा हुआ होगा और आपने कुछ ना कुछ जरूर पाया होगा. तो वक्त उस तरह जाया आपका कभी नहीं होता. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पढ़ाई एम के हिसाब से करनी चाहिए. घंटों में तो आप पढ़ाई को नाप ही नहीं सकते. मेरे लिए भी बहुत अच्छी टिप है ये. एग्जैक्टली, बिल्कुल ये तो है. अच्छा मोइन, ये बताइए कि जब आप इतना आप ये रिकॉर्ड कायम करने जा रहे थे, क्या आपके जहन में ये था कि आप ये काम कर लेंगे? बस उस वक्त मेरा ख्याल है कि वो एक माफी चाहता हूँ, एक रेसर भाग रहा होता है तो वो ये नहीं देखता कि वो जीतेगा या नहीं, बस उसका ये होता है कि पागलों की तरह सीधा भागना है. यस, ओके, फाइन. लेकिन क्या आपने ये सोचा था कि मैं ये कर लूंगा? ये आपको अपने ऊपर एतमाद था? ये इत्मीनान बिल्कुल था, लेकिन ये डर भी जरूर था कि अगर मेहनत नहीं की तो फिर कभी मुमकिन नहीं होगा. तो ये मैं ख्याल इत्मीनान अपने ऊपर होना चाहिए, बिलीफ होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये डर भी होना चाहिए कि ये बैठे नहीं होगा, मेहनत करने के साथ. अच्छा, चलिए ये बताइए मोइन कि मुआशरे में हम अपने मुआशरे में बेहतरी कैसे ला सकते हैं और नौजवानों में हम किस कदर या किस तरह हम एक इंतहाई अच्छे अंदाज में उनको बता सकते हैं और पॉजिटिव एक्टिविटीज के जरिए किस तरह हम उनको आगे ला सकते हैं? जरा आपका क्या मैसेज होगा इस सिलसिले में? आई थिंक इस सिलसिले में मेरा मैसेज होगा कि सबसे पहले नौजवानों को तालीम पे बहुत जोर देना चाहिए. जी. बहुत से लोग बातें करते हैं कि जी एहतजाज करें और तब्दीली लाने के लिए सड़कों पे निकले. मैं सोचता हूँ कि नौजवानों को इस तरह जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर तारीख देखें, अगर कायदे आजम वकील ना होते जी, अगर इलामा इकबाल फिलोसोफर ना होते जी, अगर सर सैयद अहमद खान इतने तालीम याफ्ता ना होते तो इन लोगों ने जो पाकिस्तान के लिए खिदमत की है कभी ना कर सकते. सही बात. इसी तरह डॉक्टर कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम, जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ा काम किया, सब लोग पढ़े लिखे थे, सब लोगों ने अपनी तालीम पूरी की थी. जी जी. क्योंकि तालीम आपको वो सोच देती है, आपको वो विजन देती है जिससे आप मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक. तो जरूरी है कि नौजवानों को पहले हुकूमत को भी चाहिए और हमें खुद अपने माशरे के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने नौजवानों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें. जी. तो जब तालीम और सिर्फ तालीम किताबों की और वो रटने के लिहाज तक तालीम नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तरबियत भी जरूरी है. नौजवान स्कूल के बाहर किस तरह हैं, क्लास के बाहर किस तरह हैं, यानी कि तालीम के साथ तरबियत. हाँ बिल्कुल. तो तरबियत का भी एस्पेक्ट अक्सर भूल जाते हैं और ये तो पूरी जिम्मेदारी ज्यादा से ज्यादा वालिदैन और माशरे की है. अच्छा, लेकिन ये अली जो है हमारे यहाँ एक वायलेंट अप्रोच है, क्या ये भी मसाइल का हल हो सकती है? इनके मुतशद्दिद जो कार्रवाइयाँ हैं, इस तरह का जो रवैया है, क्या वो भी मसाइल हल कर सकता है ये रवैया? सही, आपकी आवाज कट गई थी, आप सवाल दोबारा. मैं भी कह रहा हूँ क्योंकि वायलेंट जो अप्रोच है हमारे यहाँ, जो मुतशद्दिद, हम इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं, हम बंदूकें उठा लेते हैं और हर तरह के तशद्दुद के लिए हम तैयार हो जाते हैं. क्या इस तरह की अप्रोच भी अपनाकर हम मसाइल हल कर सकते हैं? नहीं, देखिए ये इंतहा पसंदी और जो इंटॉलरेंस है
اس سے تو کبھی کوئی مسائل حل نہیں ہوتے, کیونکہ اگر آپ دوسرے کی بات کبھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, آپ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جتنی بھی ریولوشن, انقلاب اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ہمیں ضرور ایک انقلاب کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں ایک تعلیمی انقلاب, ہمیں ایک ڈیولپمنٹل انقلاب کی ضرورت ہے, ایک ایوولوشنری انقلاب کی ضرورت ہے. توڑ پھوڑ سے کبھی کوئی چیز حل نہیں ہوتی. اگر آج بجلی نہیں ہے, آپ جا کے گریڈ اسٹیشن واپتا کا تباہ کر دیں, تو کیا اس سے کل بجلی آ جائے گی؟ مطلب یہ وہ بنیادی سوال ہیں جو سوچنے والے ہیں کہ آپ وائلنس سے, اور اسپیشلی آج جو ہم ایک نئی ایسے معیشت کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر تعلیم اور ایک نالج اکانومی ہے, اس کے اندر توڑ پھوڑ کسی چیز کا حل نہیں ہے. توڑ پھوڑ پہلے زمانے میں ہوتی تھی جب انسان حقوق نہیں مل رہے ہوتے تھے, جب کوئی بادشاہ ظلم کر رہا ہوتا تھا, لیکن اب تو ایسا دنیا میں بہت کم ممالک رہ گئے جہاں پر ایسا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کافی لوگ بلکہ یہ اپنے بات وائلنس کی, اس پہ وہ یہ ابھی عرب اسپرنگ اور یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کی بات کرتے ہیں. وہ تو انقلاب ہمارا 1947 میں آ گیا تھا. اب ہمارے پاس حکومت ہے, ہمارے پاس الیکشن ہوتے ہیں, اور لوگوں کے پاس ان کے بنیادی حقوق ہیں, آئین ہے. تو اب یہ وہ چیزیں نہیں. اب ہمیں معیشت چاہیے, ابھی ہمیں تعلیم یافتہ بچے چاہیے, ہمیں ایسے لیڈر چاہیے جو ملک کو بدل سکیں, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہیں بھی وائلنس سے نہیں آنے والے. علی معین نوازش, فخر پاکستان, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت سی باتیں کی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اللہ حافظ. اللہ حافظ. سامعین محترم, یہ تھے ہمارے انتہائی قابل فخر نوجوان اور فخر پاکستان جناب علی معین نوازش, جنہوں نے اے لیول میں یعنی کہ 24 سبجیکٹس میں اے لیول میں اعلیٰ کارکردگی دکھائی اور دنیا میں ایک ریکارڈ قائم کیا. جی ہاں بالکل. لسنس, آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پروگرام میں. لائیو کالز آپ کے لیے جائیں گی. آج کا ٹاپک نوجوان تبدیلی کی ضمانت. اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کے کیا خیالات ہیں, آپ کس طرح سے اظہار کرنا چاہتے ہیں, آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں پروگرام میں. 927059 ہمارا نمبر ہے, اور لائیو کال آپ کیجیے. اس کے علاوہ 4471 پر آپ کے میسیجز بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں, وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے علاوہ فیس بک آئی ڈی ہماری ہے FM 93 میرپور, اس پر بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, اور www.facebook.com/FM93 پر آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں, لائیو اسٹریمنگ پر. اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ بھی ہے, وہ بھی بتا دیتی ہوں. اوکے جی, www.fm93mirpur.com پر آپ لائیو اسٹریمنگ پر ہمیں سن سکتے ہیں. میرپور ٹونائٹ پروگرام آپ سن رہے ہیں. دیکھیں کتنا آسان سا ہے, FM93mirpur.com, کتنا آسان سا. بہرحال کمران صاحب, ہم نے ابھی بات کی اپنے انتہائی قابل فخر عزیز سے, جنہوں نے ایک نام کمایا اور پاکستان کا اور پاکستانی قوم کا نام روشن کیا, جناب علی معین نواز سے. ان سے بات ہم کر رہے تھے پہلے. تو میرا ایک سوال آپ کے لیے تھا, لیکن کیا کیجیے کہ کوئی دوست لائن پر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے, دیکھتے ہیں کون اور کیا کہنا چاہتے ہیں. FM 93 میرے پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کون ہے؟ جی میں علیمہ نور شوکت بات کر رہی ہوں. علیمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں پونا ہی زندار سے بات کر رہی ہوں. اچھا, کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو سلام کہنا چاہتی ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھینک یو بیٹا. میری موسٹ فیوریٹ اینا اجاز اور دوسرے موجود مہمانوں کو بھی بہت بہت سلام. تھینک یو سو مچ علیمہ, بہت شکریہ. تھینک یو. جی جی, کوئی سوال ہے بیٹا آپ کا؟ آپ کا جو ہے آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے, اس کی کتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اچھا بیٹا, یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نوجوان کرتے کچھ نہیں ہے, یہ جو بچے آج کے وقت ضائع کر رہے ہیں اور بڑوں کی بات بھی نہیں سنتے, کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہ بات کافی حد تک کسی طریقے سے صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. میں نے اس دن آپ کو پولیس کے ٹاپک پہ بتایا تھا کہ ساری جو کہا جاتا ہے نا کہ سب ہی غلط ہیں, وہ سب غلط نہیں ہوتے. اچھا, ان میں ایک حد غلط ہوتا ہے, جو زیادہ تر اپنی وہ جو صحیح ہوتے ہیں وہ اپنی کارکردگی دکھانے میں اتنے تیز نہیں ہوتے. اچھا, جو کام کرتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی بھی قوم میں نوجوان اس کا مستقبل ہوتے ہیں. صحیح ہے, نوجوان معاشرے کا مستقبل ہوتے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ آج جو ہے نا ہمارے معاشرے میں نوجوان تبدیلی سے ناآشنا ہے. اچھا, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈراپ ہوگی, بہت پیاری سی. ہماری چھوٹی سی ننھی سی کوئی کالر نہیں ہے. اگر اس طرح کے میرے خیال سے ہمارے سارے نوجوان جو ہیں, یہ بلکہ بہت چھوٹی ہے, نوجوان بھی نہیں نکلیں, یہ کہ بہت چھوٹی سی پیاری سی بچی ہیں جو کہ بہت سیریسلی سوچتی ہیں. پروگرام میں جب بھی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کی یعنی سوچ سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا فیوچر بہت ہی برائٹ ہے. چونکہ آپ ان کی فیوریٹ ہوسٹ ہیں, آپ فیوریٹ ان کے پریزنٹر ہیں ان کی, تو ظاہر ہے آپ کو کال کرتی رہتی ہیں. کمران صاحب,
हमने दोनों की बातें सुनी, एक तरफ सैयद अली मोइन नवाजिश हैं और दूसरी तरफ हमारी ये बेटी हलीमा, इन्हें बात की है, क्या कहेंगे आप इस पर? सर मैं तो पहले इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड टू लिसन द वॉइस ऑफ ब्रदर सैयद नवाजिश अली। बड़े मैं समझता हूँ कि फ़ख्र की बात है कि मैं माशाल्लाह उनका इतना नाम सुना तो इतने लायक और काबिल फ़ख्र सबूत है। और हलीमा बेटी जो है वो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात की है। आप इससे जज करें कि हमारी कौम की जो आने वाली ब्लड लाइन है, जी यानी यूथ लाइन है, वो यानी उनकी सोच कितनी पॉजिटिव है, उन्होंने अप्रिशिएट किया आपके टॉपिक को, आपके टॉपिक की सिलेक्शन को। और आप ये देखें कि ये सिर्फ जो टॉपिक है ये बड़ा मैं समझता हूँ अछूता टॉपिक है। लास्ट ईयर जो यूएन ने जो ईयर डिक्लेयर किया वो भी यूथ ईयर डिक्लेयर किया, पिछले साल का जो 2010 का यूएन के उसमें प्रोग्राम्स में और पूरे वर्ल्ड के अंदर उन्होंने फिर प्रोग्राम्स जो हैं इसमें ऑर्गेनाइज किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो नौजवान जो हैं इन पे यानी हम जो इन्वेस्टमेंट आप इन पे करेंगे दे विल पे टू दिस नेशन। जी कमर साहब बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कोई लाइन पर मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। FM 93 मीर पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो आपको सलाम कहना चाहूंगा सर। जी अपना खूबसूरत सा नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी सराय आलमगीर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम है मंसूर रमजान। मंसूर साहब सराय आलमगीर से, वेलकम टू द शो। कहिए आज के मौजू पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल जिन हमारे जो नौजवान है उनमें ताकत तो बहुत है जी, सब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं। अच्छा, लेकिन उनके पास कोई वो नहीं है कि वो क्या करें। अच्छा, इनके विजन नहीं है, उनके ये मालूम के करना क्या है, हमने ये कह रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि हमारा मुस्तकबिल कैसे बनेगा। ठीक, उनको ये मालूम नहीं है कि क्या करना है। ज्यादा से ज्यादा जो एजुकेटर है वो भी ज्यादा से ज्यादा किसी आपस में जॉब करते हैं, अगर नहीं मिलती तो मजदूरी करते हैं। ठीक, वो उनकी कोशिश की होती है। आजकल पाकिस्तान में आपको नहीं कैसे पता कि सिफारिश चलती है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप। तो एजुकेशन हासिल करके भी मजदूरी करते हैं तो वो फिर आगे सबक क्या देते हैं। सही है, बहुत अहम नुकता आपने उठाया। की बात है कि हमारे खानदान में ऐसी बात है कि जो एजुकेशन हासिल कर रहा है ना जी तो किसी को अच्छी जॉब नहीं मिली, वो आगे तो यही कहता है कि एजुकेशन मत हासिल करो, पूरा हासिल करो कि मुस्तकबिल हमारा भी वही है तुम्हारा भी वही है। तो इसलिए कहते हैं कि मैट्रिक तक क्लियर करो, आपको कुछ समझ आ जाए, उसके बाद मजदूरी निकाल लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुस्तकबिल के बारे में सोचने के लिए हमें कोई एक प्रोफेसर की जरूरत है। ठीक, ओके, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें याद किया और बहुत अच्छी बातें की। कमर साहब इन्होंने सराय आलमगीर से हमें याद किया, बहुत अहम नुक्ते की तरफ इन्होंने इशारा किया है कि पहले तो नौजवानों को तालीम हासिल करने के अच्छे मौके नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छे यानी कि इंस्टीट्यूट्स नहीं मिल रहे हैं, इदारे नहीं मिल रहे हैं, और अगर कोई खुशकिस्मती से डिग्री हासिल भी कर लेता है तो हम ये देखते हैं कि वो डिग्री लेकर तो फिर उसको कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो इस तरह नौजवान मायूस हो रहे हैं। क्या वाकई एक ऐसा जो है सिलसिला ये है हमारे मुल्क में, है कोई ऐसा? सर मैं ये समझता हूँ कि हमने एजुकेशन को अर्निंग का यानी सोर्स समझ लिया। ठीक, बेसिकली एजुकेशन का मकसद जो है वो अर्निंग नहीं है। अर्निंग तो आप देखें अल्लाह ताला ने जैसे अल्लाह ने आपको क्रिएट किया है, अर्निंग वो आपके रिस्क का हर जगह पे ख्याल रखता है। नौजवानों की ये सोच खत्म कर देनी चाहिए। अगर उनके अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको जॉब नहीं भी मिल रही, उन्होंने एजुकेशन हासिल कर लिया है, शऊर उनके पास है, अल्लाह पाक ने उनको सही सलामत जो है दो हाथ जो है वो दिए हुए हैं, उनको कोई भी काम करना चाहिए, जो भी ऑनरेबल जो है जॉब, ऑनरेबल काम, ऑनरेबल वर्क, कोई छोटा मोटा बिजनेस, कोई प्रोफेशनल काम, कोई प्रोफेशनल स्किल, जो काम कर, इसमें हमें ये इस सेंस को ख़त्म करना है कि मतलब मैंने LLB की डिग्री ली है, अगर फर्ज किया मैं वकालत में कामयाब नहीं होता तो मुझे ये सेंस जो है इसको किल करना चाहिए। अच्छा बिलाल, ये कहिए कि जैसे हमारे कॉलर ने भी ये कहा कि भाई डिग्रियां मिल जाती हैं लेकिन काम आगे नहीं मिलते, इसमें ज़ाहिर है जैसे कि अभी फिर तारिक साहब ने कहा, कामरान साहब ने कहा जी कि भाई नौजवानों को या किसी भी इंसान को कोई भी काम कर लेना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल खास वही काम उसने करना है। मैं इसी बात ऐसी सोच हम कैसे ला सकते हैं? हमारे इसमें हमारे जो बड़ों का किरदार है, हमारे असातिज़ा का किरदार है, हमारे स्कॉलर्स का, हमारे सोसाइटी का क्या किरदार बनता है? चूंकि सबसे पहले तो ये है कि रियासत के अंदर जो आजकल जो सोच बनी हुई है नौजवानों की कि पढ़ लिख कर हमने सरकारी जॉब्स ही करनी है, अक्सरियती नौजवानों की ये सोच है। माफी चाहता हूँ आपकी बात आपने काट रहा हूँ। हमारे साथ दोबारा हलीमा नूर हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। हलीमा अस्सलाम वालेकुम। हेलो हलीमा।
वालेकुम सलाम। जी आप दोबारा लाइन पर आई हैं, थैंक यू। कहिए क्या कहना चाहेंगी आप? अंकल अब मेरे क्वेश्चन रह गए थे, मेरी कार ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरी हुकूमत से ये एक अपील है। अच्छा। कि जो नौजवान है उनके लिए अलग एक वजीफे उनके लिए मुहैया किए जाए। अच्छा। कोई एक अंकल उसके लिए एक मकाम होना चाहिए। आज हमारे माशरे में नौजवानों को माशरे में मकाम नहीं दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। एक और अंकल एक क्वेश्चन रह गया। हाँ जी। आज हमारे मुल्क में क्या है, प्राइवेट तालीम को बहुत अहमियत दी जाती है जी। क्या सरकारी इदारों में पढ़ने वाले जो है ना बच्चे हैं या नौजवान है वो मुल्क को कौम का मुस्तकबिल नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा। सरकारी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे क्या मुस्तकबिल का कौम का मुस्तकबिल नहीं है? बड़ा आम सवाल है कामरान साहब। मैं आपसे बात पूछूंगा लेकिन पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। बात कर रहा था मैं कि हुकूमतों ने आज तक तवज्जो नहीं दी, यहाँ भी फिर हुकूमतों का कसूर आ जाता है क्योंकि पॉलिसीज बेहतर ना होने की वजह से नौजवान अक्सर हुकूमत को हम नहीं ले सकते ना, हमारी कोई जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमारी जिम्मेदारी ये है। मैं नौजवानों की जिम्मेदारी की तरफ भी आऊंगा। जी। हुकूमत की जिम्मेदारी ये थी कि टेक्निकल एजुकेशन के शोबे यहाँ पे जो होने चाहिए थे, ये लाजमी नहीं है कि जो नौजवान तालीम हासिल करे वो जरूरी है कि वो महकमा सेहत में जाए, वो प्रोफेसर बने, वो लेक्चरार बने, वो टीचर भर्ती हो कहीं, वो किसी दूसरे शोबे में जाकर भी अपने मुल्क को कौम की खिदमत कर सकता है, अपने लिए रोजगार का जो वो अपनी जिंदगी के पहिए को चला सकता है। लेकिन ये सोच अपनाने में, ये सोच बनाने में हमारे बड़ों का किरदार, हमारे टीचर्स का जो असातिज़ा हैं उनका किरदार क्या बनता है, स्कॉलर्स का क्या किरदार बनता है, इस पर थोड़ा हमें बताएं कि उनका भी आखिर कोई काम बनता है ना? नहीं, उन्हें चाहिए लोगों की सोच, नौजवानों की सोच बदलना। ये सोच बिल्कुल यहाँ पे सबसे बड़ा फुकदान ये है कि तरबियती फुकदान, जैसा कि तालीम के साथ तरबियत भी जरूरी है। जो मैं समझता हूँ कि अदारों में जो लोग पढ़ाते हैं, जो प्रोफेसर, उनको चाहिए कि वो नौजवानों को ब्रीफ करें इस मामले पे कि आपने जो जिंदगी गुजारनी है वो लाजमी नहीं है इस जो फील्ड्स रखे उनके सामने कि आपने इस तरह से बेहतर जिंदगी गुजारनी है। और मेरे ख्याल में जो आजकल हमारे नौजवान जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो उनको प्रैक्टिकल लाइफ में मदद नहीं देती है और यहाँ पे मजबूर होके बीए किया होता है लड़कों ने, एमए किया होता है, अब इनकी ख्वाहिश होती है कि वो एक वाइट कॉलर जॉब करें, किसी दफ्तर में बैठें, कोई सरकारी नौकरी ही करें, वो नहीं मिलती है। जो मायूस होके अक्सरियती नौजवानों ने अक्सर बाहर जाने का जो उनका एक प्लान होता है वो बरतानिया चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पे मेहनत मजदूरी के पेशे को अपना लेते हैं। जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है, मैं ये समझता हूँ, हमारी जो अब मौजूदा नस्ल है, जो अब आप वीज़ा सेंटरों पे चले जाएं, एजुकेशन के अब वीज़े हासिल करके नौजवान बाहर जा रहे हैं, हमारा कौमी सरमाया बाहर जा रहा है। तो इसमें मैं दो किस्म के अवामल जिम्मेदार हैं, एक तो सोसाइटी खुद और दूसरा कोई भी हुकूमत हो, माजी की मौजूदा, ये सब लोग इसके जिम्मेदार हैं। इनकी जो कोई पॉलिसी नहीं रखी गई और अगर ये पॉलिसियां रखते तो आज हमारे ये नौजवान दरबदर ना हो रहे होते। और ये दरबदरी, मैं यहाँ पे बात को मजीद बढ़ाना चाहूंगा, नौजवान काम ना होने की वजह से, नौजवान एजुकेशन ना होने की वजह से बिल्कुल जो उनकी एक पटरी है, जो राइट पटरी से उतर के वो बिल्कुल बेरारवी का शिकार हो चुके हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल हमारे नौजवान कर रहे हैं, लेट नाइट आवर्स जो मिसयूज कर रहे हैं। मैं हमने गुज़िश्ता माह ये मैंने रिपोर्ट फाइल की, एक दरबार आलिया खड़ी शरीफ में मैं पूरी रात मौजूद रहा। वहां पे सैकड़ों नौजवान आते हैं जिनकी उम्र 18 से 22 साल के दरमियान है, ठीक है। वो जब मैंने उन्हें पूछा कि वो यहाँ पे क्या करने आए हैं, बीए पढ़े हुए नौजवानों का ये कहना था कि वो दरबार पे आए हैं एंजॉय करने के लिए। अब मुझे अब ये यहीं से बात दोबारा शुरू करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन है और क्या कहना चाहते हैं। FM 93 मीर पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई महबूब, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह करम, खैरियत। कौन मेरे भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? घर से राजा बशीर बात कर रहा हूँ। राजा बशीर साहब, मैं आपका अभी जो है ना आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ जी। तो जो आपने कहा कि जो डिग्री होल्डर है जी, तो डिग्री भाई इस तरह उनके पास कोई रहती है, लेकिन मेरिट पर कोई जो है ना उनको जॉब नहीं मिलती। ये तो बात हो चुकी है ना पहले कि नौजवानों को शायद जॉब नहीं मिल रही, इसलिए थोड़े से मसाइल जन्म ले रहे हैं ना। मेरिट पर जॉब नहीं मिलती इधर। अच्छा, मेरिट का भी कत्ल हो रहा है। फॉरेस्ट कल्चर जो है ना, सियासी बिना पर लोगों को भर्ती करते हैं, लेकिन किसी की डिग्री नहीं देखते। अगर डिग्री देखे ना तो जो मेरिट पर है ना वो जो है ना जॉब हासिल करें। ठीक है, यानी कि मेरिट का कत्ल हो रहा है। बहुत शुक्रिया बशीर साहब।
मेरिट, हाँ जी बिल्कुल, मेरिट का कत्ल हो रहा है यहाँ पे। अगर टैलेंट बहुत है, और आप बता रहे थे जी कि भाई नौजवान आ रहे हैं दरबारों पर, मैं मेरिट पे भी बात करूंगा, मुझे वो भी पहले मैं दरबारों की बात कर रहा था कि दरबार आलिया खड़ी शरीफ पे जो नौजवान आए हैं, बीए का वो स्टूडेंट था लड़का जेलम का, जब मैंने उससे पूछा उसका ये कहना था कि वो सिर्फ एंजॉय के लिए आता है। और अक्सरियती नौजवान सैकड़ों की तादाद में हर चांद की पहली जुमेरात को वहां पे मौजूद होते हैं, जो सिर्फ जेलम से मीरपुर खड़ी शरीफ आते हैं ड्रग्स यूज करने के लिए। आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये कौम किधर जा रही है। ये इसकी बुनियादी वजूहात मुख्तलिफ, इसकी जो ये भी यहाँ पे भी मुख्तलिफ फैक्टर हैं। एक तो खेल हमारे पास बहुत हैं, खेलने के लिए ग्राउंड्स मौजूद नहीं है, हुकूमतों ने कुछ नहीं किया यहाँ पे भी, ये हुकूमतों की जिम्मेदारी थी ना, सिविल सोसाइटी की। यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती थी कि वो ग्राउंड बना के दे। ग्राउंड्स भी अगर कोई खेलों में भी कोई टैलेंटेड लोग आगे चले जाते हैं तो फिर मेरिट की बात, जैसे कि मेरे भाई ने बात की, बिलाल ये बात भी है कि हम बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक हैं, लैंडलॉर्ड हैं, हम नहीं देते जमीन, नहीं करते हम सिर्फ हम हुकूमत को क्यों, ये भी हम हुकूमत को ही देखते हैं, यहाँ पे भी हम हुकूमतों को ही देखते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कत्लेआम हो रहा है। अब नई नस्ल ये भी देख लें, आप किसी भी शहर में चले जाएं, पाकिस्तान में हो या आजाद कश्मीर में, शीशा सेंटरों में आप 7 के बाद चले जाएं, आपको जो नौजवान वहाँ पे शीशे पी रहे हैं, वालिदैन को इल्म ही नहीं है कि उनकी औलादें कहाँ पे हैं, उनकी उम्रें भी कितनी है, 15 जी मेरे ख्याल से ये तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो जब बच्चे जाते हैं उनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी यहाँ पे भी तरबीती फुकदान आ रहा है, तरबियत के अलावा भी पूछ गीछ नहीं कर रहे हैं वालिदैन, तो जिम्मेदारी इसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यहीं से बढ़ता बढ़ता ये काम कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो बेशुमार अवामल है यहाँ पे। ठीक है कामरान साहब, जैसे हमारे कॉलर बशीर साहब ने कहा जी कि मेरिट का कत्ल हो रहा है, और पहले भी हमारे नौजवान साथी ने कॉलर ने जो कॉल की आलमगीर से, उन्होंने भी कहा था जी कि नौजवान डिग्री हासिल कर लेते हैं, उनको जॉब वगैरह नहीं मिल रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम हुकूमत को अगर कोसते रहेंगे, हुकूमत के बारे में कहते हैं कि हुकूमत ने सारा काम करना है, कुछ मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी तो बनती है ना, क्या ख्याल है आप? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए और करनी भी चाहिए। जिन तमाम दुनिया पे आप नजर डालें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हर जगह पे है, और हमारे यहाँ पे भी नौजवानों को मैक्सिमम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी करनी चाहिए, अपना रोल प्ले करना चाहिए। मेरिट का कत्लेआम में थोड़ा सा ये बात ठीक है, किसी हद तक ठीक है कि मेरिट का कत्लेआम भी है, लेकिन आप ये देखें कि इसी मुल्क के अंदर मेरिट पे ही बेशुमार जो है गरीब फैमिलीज के बच्चे, जिनका कोई सोर्स पीछे नहीं था, कोई बैकअप नहीं थी, उन्होंने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, उसमें सिलेक्शन की और अच्छी अच्छी जो है वो जॉब्स पे उनकी जो है वो पोस्टिंग हुई। मैं खुद जिस मोहल्ले के अंदर रिहाइश पजीर हूँ, वहाँ पे माशाल्लाह जो है हमारी यानी उस मोहल्ले के अंदर हमारे अपने मोहल्ले से बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टों पे जो है बच्चे जो हैं उन्होंने मेहनत की और आगे ज़िंदगी में बड़ा अच्छे मुकाम पे अच्छी अच्छी जॉब्स पे जो है वो इस वक्त कंपटीशन में जाके, उनकी कोई बैकअप नहीं थी, सिर्फ क्या था जी कि मेहनत की है। तो बेसिकली पहले हम अपने आप में मेहनत की बड़ी प्यारी बात आपने कही कि भाई खुद भी तो मेहनत करनी चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि मेरिट का कत्ल हो रहा है कि मेरा बच्चा भी डिग्री होल्डर है, दूसरा बच्चा भी डिग्री होल्डर है, या जैसा भी है, हमारी अपनी शायद डिग्री 3rd डिवीजन की हो, एग्जैक्टली मेरा ईमान है कि मेरिट को आप स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, मेरिट जहाँ पे भी है उसने अपना रंग जो है वो दिखाना है। और एक बात जो मैं समझता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी रिफॉर्मेशन होने की जरूरत है ये करनी चाहिए, उसमें हमें उस्ताद की इज्जत जो है उसको सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है। जो कौमें अपनी उस्ताद की उस्तादज़ा की इज्जत नहीं करती वो कौमें कभी फैला नहीं पा सकती, कभी भी तरक्की। मसलन आज मैं आपको साबिक जो ईस्टर्न पाकिस्तान है, बांग्लादेश, वहाँ पे जो टीचर है, टीचर को नेशनल आइकॉन का वहाँ पे दर्जा हासिल है। यानी जो टीचर है अगर वो कहीं पे आपको मिल जाए तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हों, बच्चे हों स्कूल के, यानी उसको ऐसे जैसे एक जिस तरह महात्मा गांधी को बापू कहते थे, इस तरह का दर्जा बांग्लादेश के अंदर जो है वो टीचर को उन्होंने दिया ये। और बांग्लादेश आज आप देखें कि माशाल्लाह बड़ा इस खत्ते के अंदर उनकी भी इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, बिजनेस सारा फोकस हो रहा है वहाँ पे, और मतलब माशाल्लाह उनकी जो रफ्तार है एजुकेशन की फील्ड में भी, डाइवर्सिफाइड जो फील्ड्स हैं उनकी, उसमें माशाल्लाह अच्छा उनकी परफॉर्मेंस है। और इसी बना पे वक्त मिला लीजिए, हमारे स्टूडियो घड़ी के मुताबिक 6:45 और 55 सेकंड हुआ चाहते हैं। जी लिसनर्स, 8 बजे तक आपका हमारे साथ रहेगा मीरपुर टुनाइट प्रोग्राम में। हर कोई बात करता है कि पाकिस्तान के स्पेशल यूथ के बारे में अगर हम बात करें, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, यूजलेस एक्टिविटीज़ की जाने मूव कर रहे हैं, बट बहुत से ऐसे भी नौजवान हैं जो कि अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस की हम बात करें, वहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं, बहुत सी न्यू चीज़ें वो इन्वेंट करते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। और जहाँ तक बात है
आप फेसबुक पे लिसनर्स आप भी सुन सकते हैं, मुझे कहा गया है कि फेसबुक पे भी ज्वाइन कीजिए। सो आप कमेंट्स दें FM 93 मीरपुर की आईडी पे, और आप सुन सकते हैं facebook.com/FM93 मीरपुर में। है ना हमारे साथ जो लाइन पर कोई मौजूद है, जी उनसे बात करते हैं। FM 93 मीर पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, जी मैं बात कर रहा हूँ खोड़ खुजटा से। जी कौन साहब? शहजाद खटाना। जी शहजाद खटाना साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बहुत ठीक आज हूँ। आपको पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ ये प्रोग्राम पेश करने पे। बहुत शुक्रिया। कहिए मौजू पर क्या बात करेंगे आप? जी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि हमारे पास डिग्रियां भी हैं और मेरिट की पैमाली हो रही है। पहले कहा जाता था कि पाकिस्तान में शरह ख़वानगी बहुत कम है। जी अल्लाह के शुक्र से आस्ता आस्ता इसमें इजाफा हुआ, और इजाफा होने के बाद अब मेरिट की पैमाली हो रही है। जी जी इससे नौजवानों ने डिग्रियां तो हासिल कर ली, लेकिन उनके लिए इतनी जॉब नहीं है। हर आदमी के पास कम अज कम BA या MA की डिग्री मौजूद है जो इस ख़वानगी में शुमार किए गए, लेकिन उनको बराबरी पे उनको कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जा रहा। खटाना साहब एक और बात मैंने भी थोड़ी सी नोट की है कि गो नौजवानों के पास बाज़ का डिग्रियां होती हैं। मैंने देखा है कि बाज़ लोगों के पास डिग्रियां हैं, लेकिन मसला MA इंग्लिश है, वो मास्टर किया उसने इंग्लिश में, लेकिन अगर उसको कहा जाए कि भाई आप 100 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल अपना एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ लिख दें तो वो नहीं लिख पाते। तो ऐसी डिग्री का क्या फ़ायदा? फिर ये नौजवान डिग्रियाँ किस तरह असर कर लेते हैं, ये भी तो एक सवाल बनता है। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का खटाना साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसे एक बड़ा दिलचस्प ये है सिलसिला कि हम कहते हैं जी कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही हैं, हमारा मेरिट का कतर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम खुद भी अपनी तरफ अगर अपने हार्ड वर्क हो, अब खुद मेहनत की हो, तो मेरे ख्याल से सब कुछ मुमकिन है। हमारी इत्तेफाक करता हूं। हमारी उस नन्ही कॉलर ने कहा था जी कि सरकारी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे क्या हम कौम का मुस्तकबिल नहीं है? नहीं देखिए, क्या हाल हो रहा है उनके साथ? सबसे बड़ी मिसाल मैं आपके सामने बैठा हूँ। मेरा जो ज़्यादा पीरियड जो एजुकेशन का गुजरा वो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में गुजरा है। बेसिक्स मैंने पढ़ी, मतलब प्राइवेट स्कूल्स के अंदर मैं थोड़ा अरसा गया, 6-7 साल वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद सारा मेरा जो पीरियड है वो तो सरकार के इंस्टीट्यूशंस में है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेहनत जो है, पहले आप अपने आप में मेहनत की आदत डालें। अब यही सरकारी स्कूल थे जिन्होंने डॉक्टर कदीर को पैदा किया, यही सरकारी स्कूल थे जिन्होंने कायद आज़म को पैदा किया, यही सरकारी स्कूल थे जिन्होंने अल्लामा इकबाल को पैदा किया। आज हम सरकारी स्कूलों को कोस रहे हैं। बात यह है कि सरकारी स्कूलों के अंदर भी अच्छे टीचर्स हैं, कोई इसमें ऐसी दो राय नहीं है, अच्छे लोग भी वहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टफ हो सकता है कहीं किसी जगह पे कोई टीचर जो है वो इतने कॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन नॉर्मली यही है कि सरकारी स्कूल में, बल्कि एक ज़माना ये था कि जहाँ पे सरकार के इंस्टीट्यूशंस के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टीम वाले लोग, जो हाईएस्ट एजुकेशन रेट जिनका होता था, वो यानी प्रेफरेंस थी उनकी कि हम सरकारी स्कूलों में जाके, और वो एक ख़ास पीरियड तक ये सिलसिला चलता रहा है पाकिस्तान के अंदर भी। तो मैं तो ये समझता हूँ इंडिया के अंदर भी आप देखें, मतलब सरकार के जो स्कूल हैं, सरकार के स्कूलों में पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो माशाल्लाह कम्पीट करता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को मार देता है। हमारे का अपने भी पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरकार ने बनाई हुई है, सरकारी मद में है। मैं खुद भी गवर्नमेंट, माफी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ। इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के प्रोफेसर हबीब और रहमान आसिम साहब, उन्हें सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। FM 93 मीरपुर की तरफ से एक दफा फिर आपका शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं नौजवान तब्दीली की ज़मानत, ये मौजू है हमारा। तो आप इस्लामी नुक्ता नज़र से हमें बताएं कि हम नौजवानों को किस तरह आगे लेके जा रहे हैं। हमारे जो इदारे हैं, मसाजिद हैं जो या मदरसे हैं, वहाँ पर जो तालीम दी जा रही है, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि वहाँ पर जो मुस्बत तालीम है वो देने के बजाय इंतहा पसंदी की तालीम दी जाती है। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो ये है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से या इंसानी नुक्ता नज़र से, जी सर, हमेशा तब्दीली नौजवान ही लेके आते हैं। जी, नौजवानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्मानी तौर पर, फिक्री तौर पर एक ऐसी सलाहियत दे रखी होती है, जी सर, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हैं, वक्त का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, एम्बिशियस होते हैं, बहुत सारे मामलात में उनके हौसले जवान होते हैं। और इसी वजह से हमेशा ये बात कही जाती है कि किसी कौम का मुस्तकबल उनके नौजवानों और उनके बच्चों पर मुज़म्मर होता है। अगर बच्चों की तालीम और तरबियत और नौजवानों की मुनासिब गाइडेंस होती रहे तो वो कौम तरक्की के रास्ते पर चलती रहती है।
जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हमारे यहाँ मसाजिद में और दीनी मदारिस में इंतहा पसंदी की तालीम दी जाती है, तो दर हकीकत ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा है कि जिसको दिन रात कहने के और सुनने की सूरत में लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वाकई ऐसा ही होता होगा। हकीकतन बिल्कुल इसके बरक्स है। आप पाकिस्तान में कराची से लेकर बन्नू तक हजारों तालीमी इदारे जो दीनी तालीमी इदारों से के हवाले से पहचाने जाते हैं, उनका एक गैर जानिबदारान अंदाज में अगर आप दौरा करेंगे तो अंदाजा होगा कि 95% तालीमी इदारों में बिल्कुल वही मुस्बत अंदाज में तालीम हो रही है। कुरान और सुन्नत और फिक्र की तालीम दी जाती है, अरबी ज़बान की तालीम दी जाती है, बुनियादी अखलाकियात की तालीम दी जाती है। और अगर कहीं कोई नादानी हो भी रही है किसी एक आध कोई हजारों में से किसी एक तालीमी इदारे में या चंद अफराद उसके शिकार हो रहे हैं, तो यकीनन उनका भी इलाज होना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर माफी चाहता हूँ, आपकी बात काट दी मैंने। ये एक आम तासर ये मौजूद है कि जो भी अगर हम देखते हैं कि दहशतगर्दी में मुलव्वस कोई लोग पकड़े जाते हैं या किसी खुदकुश हमले में जब कोई मारा जाता है और जब वो सारे डीएनए वगैरह होता है, उसकी जो जिस्मानी आज़ा इकट्ठे किए जाते हैं, तो महसूस ये होता है और हमें ये बताया जाता है जी कि ये कोई इंतहा पसंद मुसलमान था और किसी ये मजहबी इदारे में का तालिब इल्म था और क्वाइट यंग पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ इंसिडेंट्स। जी हाँ, असल में ये हमें बताया जाता है और इस तरीके से और मुसलसल बताया जाता है कि हम ये समझते हैं कि शायद यही सब कुछ हो रहा है जी। हालांकि तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है कि उनमें से बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जिनका किसी तालीमी इदारे से ताल्लुक ही नहीं होता। ठीक, ऐसे अफराद के जो मुआशरे से पिटे हुए और माशरे से बिल्कुल मायूस लोग कि जिनके घरों में मुश्किलात थी, जिनके वालिदैन के साथ ज्यादती हुई या जिनके गांव में कोई ऐसी मुश्किल पेश आई या जिनको तालीम के बेहतर मौके न मिल सके, तो उन्हें यकीनन कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना शिकार बना लेते हैं। लेकिन ये भी सजा देना ये तो कोई मसला ही नहीं है। किसी भी जाहिल आदमी को आप 2-4 महीने में इस बूदोबाश का बना सकते हैं कि बज़ाहिर लगे कि वो किसी तालीमी इदारे या दीनी उससे ताल्लुक रखता है। पता नजर इसके बजाय इसके कि हम इस पर अपनी बात को समेटने की कोशिश करें। असल ये है कि नौजवानों को मुनासिब तरीके से मुसलसल गाइड करते रहना कि उनका फ्यूचर और उनकी कौम का मुस्तकबल और उनकी आखिरत की कामयाबी वो दहशतगर्दी में नहीं है। क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी हालत में भी शिद्दत को और तशद्दुद को और दहशतगर्दी को पसंद नहीं फरमाया। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अल्लाह के रसूल जब बाकायदा जिहाद में लश्कर को रवाना करते थे, जिसका काम ही लड़ना और कत्ल करना होता है, उन्हें भी बाकायदा ये तालीम दी जाती थी कि देखो किसी बच्चे पर हाथ नहीं उठाना, किसी औरत पर हाथ नहीं उठाना, किसी बूढ़े पर हाथ नहीं उठाना, हत्ता कि किसी दरख्त को बगैर जरूरत के नहीं काटना, किसी जानवर को बगैर जरूरत के ज़िबा नहीं करना। तो जो रसूल इतनी बारीक बीनी से इतनी एहतियात के साथ तालीम दे रहे हैं अपने फौजियों को और अपने मुजाहिदों को, उस रसूल की उम्मती इस बात को कैसे कबूल कर सकते हैं कि वो दहशतगर्दी करते हुए मसाजिद को और मुख्तलिफ जो इबादत के मराकिज हैं और शहरों को और शहरियों को बिल्कुल मासूमाना अंदाज में वो जो लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाए। लेकिन प्रोफेसर भी एक चीज तो है ना कि हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो नौजवानों को कुरानी आयत पढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनाकर हदीसें सुनाकर वो नौजवानों के जज्बात भड़काते हैं, उनको जज्बात में लाकर जो भी काम उनसे करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं। ये भी तो एक अंसर मौजूद है ना हमारी सोसाइटी में। जी हाँ, ये अंसर मौजूद है और ये 1000 में एक बंदा होगा इस वजह से। लेकिन चूंकि हाईलाइट उसी को किया जाता है, लेकिन हजारों दीगर अफराद जो लोगों को सब्र और तहम्मुल और अखलाक और लोगों के साथ हमदर्दी की तालीम दे रहे होते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है प्रोफेसर साहब, ये कहिए कि आपने पहले अपनी गुफ्तगू में कहा जी कि नौजवानों को लोगों को मुनासिब रहनुमाई नहीं मिल रही होती, इस वजह से लोग पटरी से उतर जाते हैं और गलत कार्रवाइयों में वो पड़ जाते हैं। अब ये फरमाइए कि जो मजहबी हमारे इदारे हैं या जो हमारे सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, इदारे हैं, वहाँ पर हम बच्चों की बेहतर और मुनासिब रहनुमाई किस तरह कर सकते हैं ताकि वो मुल्क और कौम की तरक्की का बायस बने और अपने लोगों के लिए वो सुकून का बायस बने?
देखिए सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि लोगों को कुरान मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही तालीमात हैं वो पूरी की पूरी पहुंचाई जाए और इसमें हमारे जो जितने भी तालीमी इदारे हैं चाहे जिनका ताल्लुक हुकूमती सिस्टम के साथ हो या प्राइवेट इदारे हो या दीनी मदारिस हो या गैर दीनी मदारिस हम जिसे बाज़ औक़ात कहते हैं बज़ात खुद ये एक बड़ी मुश्किल और बड़ी गलती हमने जो की और मुसलसल उसमें हम लोग मुब्तला है और वो ये है कि हम कुछ इदारों को दीनी इदारा कहते हैं और कुछ इदारों को गोया कि उसके बरक्स जब आप एक चीज कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि जो दूसरे इदारे हैं वो दीनी इदारे नहीं हैं हालांकि कुरान हमें ये तालीम देता है कि जो मेडिकल साइंस पढ़ाते हैं जो इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं वो भी कुरान मजीद की तालीमात ही पर अमल कर रहे हैं इसका मतलब तो ये है कि दीन का ये कॉन्सेप्ट ही दरहकीकत गलत है कि हमने दीन और लादीन अलग अलग करके दुनियादारों को अलग कर दिया और दीनदारों को अलग कर दिया हालांकि दुनिया ही में इस दीन को बेहतर अंदाज में नाफिज करना और अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाना ही दीन होता है यानी हमने मिस्टर और मौलाना को अलग अलग कर दिया हालांकि ऐसा होता नहीं है क्या कोई उम्मीद बाकी है प्रोफेसर सबसे बेहतरीन मिसाल है कि आप रियासत के सरबराह भी हैं आप नबी भी हैं आप सिपह सालार भी हैं आप जज और काजी भी हैं आप मस्जिद के इमाम और मिंबर के खतीब भी हैं और दुनिया के तमाम जो रिफाही काम हो सकते हैं सबकी बुनियादें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी और आपके बाद असहाबे गिरामी जो है वो इसी काम को आगे बढ़ाते रहे बहुत शुक्रिया जब हमने इसमें तफरीक करना शुरू कर दी तो हमने कुरान मजीद को दरहकीकत आधा बना दिया और यही सिलसिला पुरानी कौमों ने अपनी आसमानी किताबों के साथ किया कि किताब का कुछ हिस्सा अमल में लाते थे और कुछ हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया प्रोफेसर साहब हमारी आखिरी बात मुख्तसर सी बात क्योंकि हमारे ब्रेक का वक्त होने जा रहा है ये कहिए कि क्या कोई उम्मीद बाकी है जो हमारा इस वक्त माशरा है जिस तरफ सोसाइटी जा रही है कोई उम्मीद की किरण बाकी है यानी कि मुस्बत जो एक सोच है वो नौजवानों में वो हम लाने में कोई कामयाब हो सकते हैं मैं ये समझता हूँ कि 100% इस बात का इम्कान है 100% मैं सिर्फ इसमें कोई कमी बेशी अपनी या जज्बाती अंदाज में नहीं कह रहा बल्कि हमेशा ये उसूल है कि जब ज्यादती हद से आगे गुजरती है तो फिर कोई ना कोई रोशनी की किरण दिखाई देती है और फिर समझने का मौका मिल जाता है प्रोफेसर साहब बेहद शुक्रिया आपका परेशान है तो इंशाल्लाह कोई मायूसी की बात नहीं है इंशाल्लाह सुबह जरूर तलू होगी बेहद शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपने अपने कीमती वक्त दिया बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज समझने मोहतरम ये थे प्रोफेसर हबीबुर रहमान आसिम जो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्रोफेसर हैं पढ़ाते हैं उन्होंने हमें वक्त दिया बहुत सी बातें की बेहद शुक्रिया उनका और इस प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं आप भी शामिल हो सकते हैं और हिना ने आपको बार-बार बताया कि आप हमें एसएमएस भेज सकते हैं 4471 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 927059 पर 927059 पर या हमें फेसबुक पर अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं तो ये सिलसिला ठीक 8 बजे तक जारी रहेगा तो अब चलते हैं एक टाइम चेक की ब्रेक के जानिब टाइम चेक की ब्रेक के बाद वापस आएंगे मीरपुर टुनाइट आप प्रोग्राम सुन रहे हैं 8 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहिए फेसबुक पर इसके अलावा एसएमएस भेज सकते हैं 4471 पर और कॉल कर सकते हैं 927059 पर आपकी लाइव कॉल्स ली जा रही हैं और चलते हैं का कोड 05827 जो कि मीरपुर से बाहर से ज्वाइन कर रहे हैं या कि मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं उनके लिए थैंक यू It's 7 p.m. Watch out! अब होगा हंगामा महबूब काकड़वी अब करेंगे आपके फेवरेट रेडियो होस्ट्स और एक्सपर्ट्स के साथ खुसूसी टॉक शो मीरपुर टुनाइट और इसमें बात होगी माशरती मसाइल पर और सिक्योरिटी के हालात पर जिनसे आप दो चार हैं और वो भी लाइव तो मैं भी कॉल करूं आप भी कर सकेंगे हमसे ऑन एयर फोन पे बात और एसएमएस भी तो सुनिए मीरपुर टुनाइट विद महबूब काकड़वी इस सैटरडे शाम 6 बजे सिर्फ FM 93 मीरपुर पे आपका अपना FM 93 मीरपुर अब ला रहा है आपके लिए नया सिलसिला हर हफ्ते की शाम 4 से 5 बजे तक प्रोग्राम शाम से पहले में नफ्सियाती जज्बाती तालीमी मुआशरती मुआशी और रूहानी मसाइल पर गुफ्तगू और मशवरे प्रोफेसर गुलाम मुहय्यिद्दीन लाइव फ्रॉम FM 93 मीरपुर अपने सवालात के लिए एसएमएस टेलीफोन कॉल या फेसबुक पर FM 93 मीरपुर का पेज विजिट कीजिए
93 मीरपुर लाया आपके लिए नए दिलचस्प और मुनफरिद प्रोग्राम। अब आप बात कर सकते हैं अपने फेवरेट एंकर्स, आरजेज और यूके पाकिस्तान की अहम हस्तियों से उन मौज़ूआत पे जो सिर्फ आपके तसव्वुर में थे। फोरम 93 विद जुनेद अंसारी, जहां आपके इलाके की नुमायां हस्तियों से होगी जुनेद अंसारी और आप सब की बातचीत, और वो देंगे आपके सवालों के जवाब। मीरपुर टुनाइट में आप सुनेंगे महबूब काकड़वी को। गुफ्तगू का मौजू होंगे वो माशरती मसाइल और सिक्योरिटी के हालात जिनसे आप दो चार हैं। साथ देंगी उनका आपके पसंदीदा आरजेस और एक्सपर्ट्स। इसके अलावा आप सुनेंगे आफात और तशद्दुद के मुतासरा अफराद की कहानियाँ। मिलेगा आपको एक नया जज्बा उनकी लगन देख के। दीगर नए मजेदार प्रोग्राम्स और यूके में बसने वाले बहन भाइयों के इंटरव्यूज के लिए सुनते रहिए FM 93 मीरपुर, आपका अपना। Frequency modulation 93 Meerpur, a paragon of entertainment. लीजिए साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं वक्त मिला लीजिए हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:02 और 55 सेकंड हुआ चाहते हैं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मीरपुर टुनाइट और मुझे महबूब काकड़ी कहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हिना इजाज। प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं। हमारे आज इस नशिस्त का, इस प्रोग्राम का मौजू बड़ा अहम, बड़ा प्यारा मौजू है, नौजवान तब्दीली की ज़मानत। जी, हमने सोचा कि आपके साथ एक क्वेश्चन भी शेयर किया जाए जिसका आप आंसर देंगे, पार्टिसिपेट करेंगे प्रोग्राम में। मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देती हूँ और उसके बाद मैं आपको दोबारा से तरीके बताऊंगी कि किस तरह से आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल, वो मुस्बत और पुरअमन तब्दीली ला सकती है? ये हमारा क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर देना है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान की यूथ मुस्बत और पुरअमन तब्दीली ला सकती है? और आप हाँ और ना में भी जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी कर दे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी बात है। आप लोग कॉल कीजिए 927059 पर। मीरपुर का ये कोड है 05827 और आपकी लाइव कॉल्स ली जाएंगी। इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। इसके अलावा आप 4471 पर SMS करेंगे, 93 लिखकर अपना नाम, मकाम और पैगाम लिखेंगे और इस मैसेज को सेंड कर देंगे 4471 पर। सवाल तो आपने बहुत आसान सा पूछा है ना? सवाल को मुश्किल पूछती तो मेरे जो लिसनर हैं वो आपको जवाब देते हैं, लेकिन आपने बहुत आसान सवाल पूछ लिया है। समझने बोल रहा हूँ, हिना पूछ रही है कि क्या हमारे नौजवान कोई मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं, वो भी पुरअमन तरीके से मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं मुल्क के अंदर? या देखें ना कामरान साहब, हम पहले बात कर रहे थे कि अरब रीजन में जो तब्दीली आई हाल ही में, मिस्र के अंदर आई, लीबिया के अंदर आई, ट्यूनिस में आई, तो जिस तरह हमने मिस्र में देखी तब्दीली, किस कदर आप देखें पुरअमन और लोग आके सड़कों पर निकले, बैठ गए और कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं लीबिया में क्या हुआ। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ, देखें ना, इजिप्ट के अंदर जो तब्दीली आई पीसफुल मतलब सोर्स से और पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन से, पूरा वहाँ पे सारा जो यूथ था पूरे मिस्र का, पूरे इजिप्ट का, वो इकट्ठा हुआ। तो बिल आखिर जो वहाँ पे हुक्मरान थे हस्नी मुबारक, मोर देन 40 इयर्स उनका जो था टाइम गुजरा हुकूमत के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर रूल किया उन्होंने। और अब आगे मेरा ख्याल है वो प्रपोज भी करने जा रहे थे अपने बेटे के लिए, जगह स्पेस बना रहे थे। तो वो लोगों ने नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया और यूथ निकल आई। तो बड़े यानी विदाउट एनी वायलेंस, विदाउट एनी यानी ब्लड शेड जो है वहाँ पे तब्दीली आई। बड़े पुरअमन तरीके से ये सारा बिल आखिर उन्हें मजबूर होके जाना पड़ा और अब उनका ट्रायल भी जो है वो शुरू है। हाँ जी, जिसमें वो आप जो कि कानूनदान है इस पर आप यकीन आपने नजर रखी जी जी है ना, ट्रायल भी शुरू है जी। अच्छा तारिक फारूक, ये कामरान तारिक ये साहब ये बताइए कि आपने बड़ी प्यारी बात की, देखें कि मिस्र में किस कदर तब्दीली आई और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई माली नुकसान नहीं हुआ और तब्दीली आ गई। और ये एक बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन जरिया है कि इंसान अगर किसी अच्छे काम के लिए निकले और अच्छे तरीके से और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरामीन की तालीम के रोशनी में आगे बढ़े तो कामयाबी हासिल कर लेता है। जबकि दूसरी तरफ लीबिया में हम देखते हैं कि वहां पर भी तब्दीली आई, लेकिन इतना तशद्दुद हुआ, इतना नुकसान हुआ और अब वो लोग जो कज़ाफी साहब के खिलाफ लड़ रहे थे आज वो आपस में गुथम गुथा हो गए। बिल्कुल ये बात सही है ना? तो लिहाजा मुस्बत राहें इख्तियार करें, तो ना
जहाँ नुकसान होगा वो कामयाबी मिलती है आपको। बिल्कुल, ये बात सही है। रफीक, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं जो तो अरब रीजन में जो तब्दीली आई इस हवाले से आप अरब में जो तब्दीली आई है इस पे तो जैसा कि कमरान तारक साहब ने भी बात की, बात यह है कि पुरअमन जरिए से तब्दीली आनी चाहिए थी वहाँ पे भी, जो कि मुसलमान ही मुसलमानों के साथ लड़ के वहाँ पे कत्लेआम कर रहे हैं एक दूसरे का, तो इन चीज़ों को रुकना चाहिए। और जैसा कि बात है पाकिस्तान की तरफ आ जाए हम, तो यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान की आबादी में इस वक्त 6 करोड़ जो नौजवान लड़के और लड़कियाँ हैं, और इसी लिहाज से 90 लाख के करीब ग्रेजुएट्स मौजूद हैं पाकिस्तान में इस वक्त। और पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में से हर साल 4,50,000 ग्रेजुएट्स लड़के लड़कियां निकल रहे हैं वो ग्रेजुएशन मुकम्मल करके, और तकरीबन हर साल 10,000 जो मास्टर्स कंप्यूटर डिग्री होल्डर्स भी हमारे यूनिवर्सिटियों से बाहर आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी अपने तौर पे भी कुछ तैयारी करनी चाहिए कि फील्ड में जाके उन्हें क्या करना चाहिए। वो भी एक सबसे पहले हमें तालीमी इनकलाब की जरूरत है पाकिस्तान में। सोच बदलने के लिए तालीमी इनकलाब होगा, हमारे नौजवानों की सोच बदलेगी, और इससे भी पहले हमें इकनॉमिकल तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। हमारी जो इस वक्त इकनॉमिकल पोजीशन जो इस तरह से ठीक नहीं है, इसे भी हमें बेहतर बनाने के लिए पूरी कौम को भी मुतहद होकर इसके लिए भी काम करना होगा। और तभी जाके जो यहाँ पे भी जो बेहतरी है नौजवानों में, जो इस वक्त फुकदान है उनकी तरबियत में, तालीम की कमी है। आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, वहाँ पे स्कूल ही मौजूद नहीं है। उनकी तालीम वो कैसे सीखेंगे, कैसे वो उनको शऊर आएगा जब वो एजुकेशन हासिल ही नहीं कर पाएंगे। जब वो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं, उन्हें गलत और दुरुस्त का पता ही नहीं चलता है कि क्या है। और इसी मैं ये भी समझता हूँ कि जो क्राइम रेट में जो इजाफा है वो भी उसकी बुनियादी वजह एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन का ना होना है। अगर एजुकेशन यहाँ पे बिल्कुल आलमी मयार के मुताबिक हो जाए, आप मैं मलेशिया की तरफ मिसाल देता हूँ। मलेशिया के हालात इतने बुरे हो गए थे कि महातीर मोहम्मद ने सबसे पहले वहाँ पे दो चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया। एक तो इकनॉमिकल पोजीशन मजबूत की मुल्क की, और दूसरा तालीमी मैदान में उन्होंने मुल्क को आगे लाया। और आज देख लें कि मलेशिया कहाँ चला गया। ठीक है जी, कुछ कॉल्स हैं प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अभी आपसे सवाल पूछा लिसनर्स और अभी से ही आपने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान की यूथ मुस्बत और पुरअमन तब्दीली ला सकती है? तो उस्मान अली कह रहे हैं डडियाल से कि अगर नौजवान नस्ल को सही डायरेक्शन दी जाए और मुनासिब ज़राए दिए जाए तो वो माशरे में बहुत जल्दी और बहुत पुरअमन तरीके से तब्दीली ला सकते हैं। और अरसलान गुजर हैं और आपने कहा है कि क्या हम पाकिस्तानी नौजवानों का मुकाबला ज़हनी लिहाज से दूसरे ममालिक के नौजवानों के साथ करवा सकते हैं? तो सर आप बताएं इसके बारे में। आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी जो कौम है दुनिया की बेस्ट कौम है, ये वही कौम है और दुनिया की जो सबसे लाइक कौम है, और ऐसी कौम है जिसने डॉक्टर कदीर जैसे जो है मतलब हमारे साइंटिस्ट उनको पैदा किया, और ऐसी कौम जिसके पास यानी इकोनॉमिक्स जो है जिनकी वीक तरीन इकोनॉमिक्स के साथ उन्होंने एटॉमिक पोजीशन को मजबूत रखा, उस पोजीशन को अचीव किया, मजबूत किया, कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया, और सिर्फ डॉक्टर कदीर नहीं बल्कि पूरी उनकी टीम। आप डॉक्टर कदीर साहब की बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और नाम भी गिनवाऊंगा और देखूंगा कि मुल्क में हमारे क्या कुछ हो रहा है। बात करते हैं इनसे। FM 93 मीर पर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फितरत आजाद बोल रहा हूँ जी, मीरपुर से। फितरत आजाद, वेलकम टू द शो। आज आप बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। आज जो मौजू है वो भी आपके मिजाज के मुताबिक है, नौजवान तब्दीली की जमानत, ये मौजू है। कहिए क्या कहने जाएंगे फितरत आजाद? आपकी करम फरमाई है जी, मैं कोशिश करूंगा कि कोई इस पे बात कर सकूं जी। मैं समझता हूँ कि नौजवान नस्ल की सोच और अमल को बेहतर बनाने के लिए बेहतर तालीम और तरबियत की जरूरत होती है, और मैं ये महसूस करता हूँ कि इस सिलसिले में सबसे पहले हमारा जो सरकारी तालीमी निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे नौजवानों की अक्सरियत जो है वो तालीमी जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनमें तालीम हासिल कर रही है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सरकारी सतह पर हमें इनकलाबी तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। फितरत साहब, माफी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, जरा ऊंचा बोलेंगे या आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ आपके फोन का सिग्नल बेहतर हो, क्योंकि आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, सही समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं। मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों की सोच को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले सरकारी सतह पर एक इनकलाबी तब्दीली निज़ाम
तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है, इनकलाबी तालीमी निज़ाम की जी। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे नौजवान आला कारकर्दगी का मुजाहरा करें तो फिर हमें चाहिए कि हमारा जो सरकारी तालीमी निज़ाम है उसमें हम इनपुट ज़्यादा दें। मैं ये महसूस करता हूँ मसलन हमारे FA, BA और MA के लेवल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेमिनार्स होने चाहिए, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, हत्ता कि स्कूल्स में जी। इसके अलावा सेलिब्रिटीज की स्पीचेस होनी चाहिए जी, ताकि जो हमारी नौजवान नस्ल है उनका शऊर डेवलप हो, उनका विजन जो है वसी हो, उनके विजन में क्लैरिटी आए। जी जी। खास तौर पर ऐसे मौज़ूआत जैसे मजहब है, सियासत है, इकानमी है, इंसानी हकूक है जी, इनके मुतल्लिक उनका विजन जो है वो वसी होना चाहिए। जी जी। तालीम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि तरबियत की शदीद ज़रूरत है जी। हर माशरे को वक्त के साथ साथ समाजी तब्दीलियों की ज़रूरत रहती है। माशरे में मुस्बत तब्दीलियाँ हमेशा याद रखें फिलासफर और दानश्वर लेके आते हैं जी, सियासतदान जो है वो तब्दीलियाँ नहीं लाते। मैं ये यहाँ जिक्र ज़रूर करूँगा कि हमारा आज़ाद मीडिया जो है सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि उन्होंने फलसफी और दानश्वर की जगह सियासतदान को ला खड़ा किया है जी। इसीलिए हमें तब्दीली के लिए रास्ता नहीं मिल रहा और मुस्बत तब्दीली नहीं आ रही। मैं ये गुजारिश करूंगा कि इसके लिए क्या वेज एंड मीन्स अपनाए जा सकते हैं नौजवानों की बेहतर तरबियत के लिए। जी। सबसे पहले हमारा आज़ाद मीडिया इसमें अहम किरदार अदा कर सकता है। मैं देखता हूँ हर रोज टॉक शोज होते हैं, सियासत पर बातें होती हैं और सियासतदान ही मदऊ होते हैं। हमें ज्यादा वक्त जो है जो हमारी जरूरत है वो ये है कि हम जो फिलासफर हैं उनको लाएं अपने टॉक शोज में, दानश्वरों को लाएं, जो हमारे कामयाब टीचर्स हैं उनको लाएं, उस्तादों को टेलीविजन पर लाएं, स्कॉलर्स को लाएं, ताकि जो हमारे नौजवान हैं उनके नजरियात में क्लैरिटी आए। मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा फुकदान ये है कि कहीं किसी के जो माइंड है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए नौजवानों के अंदर मायूसियाँ पैदा होती हैं, इंतहा पसंदी पैदा होती है, वो गलत रास्तों में निकल जाते हैं, वो असला उठा लेते हैं क्योंकि उनका जो विजन है वो ही क्लियर नहीं है। उनको पता नहीं है कि मजहब जो है वो क्या कह रहा है, वो इंसानी भलाई के लिए कह रहा है या वो इंसानी कत्ल के लिए कह रहा है। तो जब तक विजन क्लियर नहीं होगा तब तक जो है वो हम कामयाब नहीं होंगे नौजवान नस्ल से कोई बेहतर नताइज हासिल करने में। और दूसरा अहम किरदार मैं समझता हूँ हमारी NGOs जो है वो अदा कर सकती हैं। मैं देख रहा हूँ हर गली मोहल्ले में वेलफेयर ट्रस्ट बने हुए हैं, वेलफेयर फाउंडेशन बने हुए हैं, लेकिन सभी एक जैसे काम कर रहे हैं। उनको जरूरत है इस वक्त नीड ऑफ द डे क्या है? नीड ऑफ द डे है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का बेहतर इंतजाम करें। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये NGOs जो हैं, ये जो ट्रस्ट हैं, वेलफेयर सोसाइटीज हैं, वेलफेयर फाउंडेशंस हैं, ये इकट्ठे होकर तालीम की तरफ नौजवानों की तवज्जो दें। ऐसे तालीमी इदारे खोलें जहाँ पर गरीब और अमीर के बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें और बेहतर तालीम हासिल कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर सकें। और फिर ये जो NGOs हैं ये मिलकर मुनक्किद कराएं सरकारी इदारों में सेमिनार्स, वर्कशॉप, टॉक्स जो है वो अरेंज करें, उनको स्पॉन्सर करें और इससे बढ़कर काउंसलिंग सेंटर कायम करें जहाँ नौजवानों को गाइड किया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने की और यकीनन हर बात आपकी ऐसी है जिस पर अमल करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। ये थे फितरत आजाद मीरपुर से हमारे कॉलर हैं और बहुत अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। क्या भाई भी अच्छी और नाम भी अच्छा है, नाम भी बड़ा प्यारा है और फितरत के ऐन मुताबिक बातें कर रहे होते हैं ना। जी बिल्कुल। जी आपके पास कोई मैसेज है? मैसेजेस हैं वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इरफान है भिम्बर से और आप तीनों के लिए वैसे ये सवाल है कि क्या नौजवान नस्ल की बहरारवी उनके बड़ों की तरफ से बेजा पाबंदियां हैं? जी इस सवाल का जवाब मैं देना पसंद करूंगा। पाबंदियां नहीं है, ये बुनियादी वजह नहीं है। इसकी जो वजह है पाबंदियां ना लगाना, इस वजह से नौजवान बेरारवी की तरफ जाते हैं। अगर वालिदैन चेक रखें पूरा तो ऐसा मुमकिन नहीं। कुछ जो है वो पाबंदियां लगाते हैं और कुछ नहीं लगाते और दोनों तरह से ही वो ये मुख्तलिफ यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के जो अवामिल हैं
جو پابندیاں لگاتے ہیں وہ غالباً اب جو شہروں کی اولادیں ہیں وہ تو میرا خیال ہے نہ تو پابندیاں ان پہ لگائی جاتی ہیں تو اکثر نوجوان پابندیاں مانتے بھی نہیں ہیں. اس حد تک بھی سوسائٹی کے اندر ایک خلا پیدا ہو چکا ہے جسے پر کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ بات کی فطرت آزاد صاحب نے, ہمیں کاؤنسلنگ سینٹرز کی ضرورت ہے یہاں پہ. ایک خواہ وہ این جی اوز انہیں قائم کریں, ہم سول سوسائٹی والے اپنی مدد آپ کے تحت کام کریں اس پہ, اور نوجوانوں کی جہاں پہ ذہنی تربیت کی جائے. ان کو آج کے نوجوان کو یہی نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. بس بڑی پیاری بات آپ نے کہی ہے کامران صاحب. پہلے بھی ہمارے کالر نے یہ کہا تھا جی کہ بھائی نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, آگے بڑھنا کیسے. میں اپنی مثال دے دوں آپ کو, اور اس مثال کو یہاں بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. میری بیٹی پڑھنا چاہتی تھی تو میں نے انہیں کہا جی کہ آپ میڈیکل کریں, ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے بس ٹھیک ہے شروع کر دیا سلسلہ, لیکن آگے اس کو رہنمائی کی ضرورت تھی, میں اس فیلڈ کا نہیں تھا. تو میں نے انہیں کہا اپنی بیٹی کو کہ آپ فلاں ڈاکٹر صاحبہ کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ اس اسٹیپ آپ کی عمر پہ آپ کو کیا کرنا ہے, آگے کیا کرنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. تو افسوس کی بات کہ وہاں اس لیڈی ڈاکٹر نے میری بیٹی کو رہنمائی نہیں دی اور کہا جی کہ بھائی کوئی ایسی بات نہیں, آپ پڑھتے رہو, ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جاؤ گی, کوئی ایسی بات نہیں. یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے, لیکن ضرورت ہے کہ میں یہ بھی کوٹ کرنا چاہوں گا. اور میری بیٹی میڈیکل نہیں کر سکی, پھر اچھا میری بیٹی آگے نہیں جا سکی. نہیں ماشاءاللہ, یہ ایسی کوئی بات نہیں کہ میڈیکل نہیں ہو سکا تو آپ کی بیٹی ماشاءاللہ ٹیلنٹ نہیں. وہ ویسے میڈیکل سائنس میں ڈگری کی ہے صحیح, لیکن ڈاکٹر نہیں بنی وہ, اس لیے کہ بڑوں نے اس کو رہنمائی نہیں دی. ہم بڑوں کا کام بنتا ہے کہ ہم ان کو رہنمائی دیں بچوں کو. ہمیں چونکہ یہاں پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے ہوں گے. یہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے, انہوں نے ہی ہماری اگلی جو باغ دوڑ ہے ملک کی انہوں نے سنبھالنی ہے. یہاں پہ چونکہ ملک میں ایسا بھی ہوا, محبوب کاکڑوی صاحب آپ نے بھی دیکھا, پورے ملک کے میڈیا پہ بھی آیا کہ ہمارے ان نوجوانوں کو, جیسا کہ بات کی جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے, کہ 1000 میں سے ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے 18 سے 20 سال کے درمیان میں جو عمروں کے درمیان کے نوجوان تھے, انہیں شرپسندوں نے فرگلا کے بم دھماکوں پہ ان کا برین واش کر دیا. اور انہوں نے ان کا برین اس طرح سے واش کر دیا کہ 2009 سے لے کے آج تک ضلع سوات کے مختلف علاقوں میں جو شرپسندوں نے بم دھماکوں کے ذریعے صرف 400 سے زائد جو پرائیویٹ لڑکیوں کے سکول تھے, جن میں سرکاری سکول بھی تھے, پرائیویٹ سکول بھی تھے, ان کو اڑا دیا, جس سے 40,000 بچیاں متاثر ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خرابیاں ہیں جو اس کا بھی فیکٹر دیکھیں آپ کے ایجوکیشن کی کمی, ناخواندگی, تو وہاں پہ بھی استعمال نوجوان ہی ہوا. اگر تو نوجوان ایجوکیٹڈ ہوتا, ملیشیا طرز کا نوجوان ہوتا کہ وہاں پہ جیسے مہاتیر محمد نے انقلاب لایا, تعلیمی انقلاب سے انہوں نے ملک کی پوزیشن کو وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ پہلے نہیں تھا. تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کے علاوہ سول سوسائٹی کو اور ہر فرد کو رول ادا کرنا چاہیے. یس, یہ ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں کچھ فیس بک پر میسیجز آئے ہیں, وہ ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں. عقیل مغل ہے اور آپ نے کہا کہ آئی تھنک 100% میں سے 30% پیسفل پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ وقار یونس ہے کنڈور سے, آئی تھنک 75% بیکاز کچھ نوجوانوں میں ایسا جذبہ نہیں ہے. اور عتیق احمد ہے, عتیق احمد فرام ترارکھل, اور آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تعلیم پر زور دیا جائے اور میرٹ کی پامالی نہ کی جائے تو انشاءاللہ ہمارے جو وطن ہے اس کا مستقبل بہت زیادہ برائٹ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی, بڑے اچھے میسج آئے ہمیں اور انہیں اپنے رائے دی. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کوٹ کرنا چاہوں گا, چونکہ چاہے یہ سول سوسائٹی کرے یا کوئی حکومت کرے. اب اس دور میں آپ بھی بتائیں گے, چونکہ آپ اینکر ہیں اس پروگرام کے, کہ اس دور میں کوئی غریب اور متوسط کسی آدمی کا بچہ یونیورسٹی میں تعلیم افورڈ کر سکتا ہے؟ قائد اعظم یونیورسٹی میں چلا جائے, اس وقت جو دنیا کی 1000 انٹرنیشنل جو یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ 11 یونیورسٹیاں, پاکستان بھی اس لسٹ میں پاکستان کی شامل ہے, جن میں قائد اعظم یونیورسٹی, پشاور یونیورسٹی, دیگر یونیورسٹیز بھی ہیں. تو میں آپ سے بھی یہ پوچھ لوں گا کہ یہاں پہ آپ یہ بتا دیں کہ اس وقت غریب اور متوسط شخص کا بچہ ایک اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے, وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. متعدد یونیورسٹیز میں لوگوں کے بچوں کے داخلے اس لیے رہ جاتے ہیں, ان کے پاس یونیورسٹیز کی فیسیں نہیں ہوتی ہیں, داخلوں کی فیسیں نہیں ہوتی ہیں, اور جو
NGOs ہیں ہماری اس طرح سے رول پلے نہیں کر پا رہے. ابھی جیسے فطرت آزاد صاحب نے بات کی تھی, جو مختلف فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں کسی بھی سطح پر, ان کو چاہیے کہ وہ الگ الگ اپنی ریڈیو رینج کی مسجد بنانے کے وہ اپنے اکٹھے پروگرام شروع کریں, اس طرح کے پروجیکٹ کریں. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, جی آج کے دور میں یقیناً بہت مشکل ہے, لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پھر بھی پڑھ جاتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے پاس ایک نوجوان کی درخواست آئی کہ بھائی اس نے تعلیم تو حاصل کر لی ہے لیکن اس کو ڈگری نہیں مل رہی ہے کیونکہ وہ فیس نہیں دے پا رہا ہے. تو میں نے اس کے 2 سال کی فیس کا اہتمام کیا, اس کو ڈگری مل گیا, اب وہ بہترین جاب کر رہا ہے. اگر وہ نوجوان مایوس ہو کے بیٹھ جاتا تو پھر ظاہر ہے آج اس کے پاس ڈگری نہ ہوتی اور وہ بھی شاید بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوتا, کسی ہوٹل میں وہ برتن مانج رہا ہوتا. لیکن آج وہ الحمدللہ اس نے ماسٹر کیا ایک یونیورسٹی سے اور اس کے بعد آپ بہترین. لیکن آپ جو میرپور اچھا اسی طرح کے اور بے شمار نوجوان ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے اداروں سے, ایسے لوگوں سے جو صاحب حیثیت ہیں, جو آج فلاحی ادارے دعوے دار ہیں چیز کے, ان سے وہ رابطہ کر کے کیا خیال ہے نا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. کامران صاحب جی میں سمجھتا ہوں جیسے ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھا کہ بڑی ایک یعنی نیکی کا کام آپ نے کیا اور بتایا بھی انٹرنیشنلی میڈیا پیس وغیرہ بات چل بھی گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ معاشرے میں یعنی بے شمار لوگ ایسے موجود ہیں جو انکریج کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں آج تک میری اپنی زندگی کا جو ایکسپیرینس ہوا ہے 98% نوجوان جو ہیں ان کو میں نے مثبت سوچ کا, مثبت یعنی ان کی جدوجہد کا اور مثبت جو ہے سارا ان کی ایکٹیویٹی کا میں نے ان کو حامل پایا. 2% وہ نوجوان ہیں جن سے میری ملاقات نہیں ہو سکی, صحیح یعنی 2% میں وہ کیلکولیٹ کرتا ہوں جن سے میں زندگی میں مل نہیں سکا. 98% لوگوں سے آپ امیجن کریں کہ جن نوجوانوں سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا, میں نے ہمیشہ نوجوانوں کو پازیٹیو پایا. اس لیے میں تو یہ بالکل یہاں پر ایک اور بات کامران صاحب بڑی مزے کی ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے, ایگزیکٹلی ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ہے. ہم اگر برداشت کا مادہ چھوڑ دیں تو پھر بات نہیں بنے گی. دیکھیں نا انڈیا پاکستان کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے اور آج حالات بدل رہے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے کھلاڑی اکٹھے ہو کر کھیل رہے ہیں. ٹینس میں آپ دیکھیں جیسے پہلوانی کے مقابلے ہو رہے ہیں آج, ہاں جی, اور بالکل روحان اور یہ اکٹھے کھیل رہے ہیں ٹینس. ٹھیک ہے جی, کتنی اچھی جوڑی ایک دوسرے برداشت کرنے کا. اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے ہیں جیسے آپ نے پہلے بات کی تھی اور ہم غالباً کالر کی طرف چلے گئے تھے کہ بھائی ہمارے ملک کے اندر ایسا ٹیلنٹ موجود ہے اور ان لوگوں نے بڑا نام کمایا. جیسے ہم نے پہلے نام لیا تھا علی موہین نوازش کا, اور اس کے بعد پھر کامران جو عمران ہے ابراہیم الحق دیکھیں ہمارے, ٹھیک ہے وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں. الحق دیکھیں اب حال ہی میں جو سعودی عربیہ نے جو ایوارڈ دیا ہمارے نوجوان کو, جو سیلاب آیا تھا جو گزشتہ کے ساتھ, وہ اس نوجوان نے 10 لوگوں کو وہاں پہ بچایا اور خود 12 لوگوں کو. دیکھیں تو وہ پاکستانی نوجوان تھا جس کو سعودیہ کا سب سے اعلیٰ, سعودی عربیہ کا سب سے اعلیٰ ترین ایوارڈ دیا گیا, سول ایوارڈ. تو یہ بھی پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان میں وہ نوجوان موجود ہیں, وہی نوجوان آج بھی موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے وقت حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کام کیا اور تحریک پاکستان میں بڑا رول تھا ان نوجوانوں کا. آج پھر سے ان نوجوانوں کو موجود ہیں, تھوڑا سا پھر جاگنے کی ضرورت ہے, اس جذبے کی ضرورت ہے اور اس جوش کی ضرورت ہے. اور ہمیں بھی انہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بھی رول اس طرح سے پازیٹیو ہونا چاہیے, چونکہ جہاں پہ میڈیا یہ خبریں دیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ نوجوان نے 5 افراد کو زخمی کر دیا, خبریں ایسی آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب نوجوانوں سے ریلیٹڈ وہ خبریں آئیں گی وہ بھی ماحول کی خرابی کا سبب بنتی ہیں. اس پر بات کریں گے, لیکن پہلے میں اپنے سامعین کو بتا دوں کہ اس وقت ہمارے اسٹوڈیو گھڑی کے مطابق 7:24 اور 32 ہوا چاہتے ہیں. سامعین محترم, اس وقت جہاں آپ ہمیں ریڈیو پہ یہاں میر پر میں بمبر, کوٹلی یا گردنواں میں آپ سن رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا بھر میں اس وقت سنا جا رہا ہے. اور انٹرنیٹ کا دور ہے جی آج کل کامران صاحب, انٹرنیٹ کا دور ہے. اس وقت ہمیں انگلینڈ سے بھی میسیج آ رہے ہیں اور یورپ کے دوسرے ممالک سے بھی ہمیں میسیج آ رہے ہیں اور ہمارے اپنے آزاد کشمیر اور پاکستان سے بھی آ رہے ہیں. تو سامعین محترم, آپ ہمیں اپنے میسیج بھیج رہے ہیں, اپنی آواز میں ہمارے مہمانوں سے بات چیت کر رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آپ کے اپنے پروگرام میں. اسی طرح آپ جہاں بھی آپ کے جاننے والے ہیں, تعلق دار ہیں, رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, ان کو بتائیے کہ وہ ہمیں اس وقت انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں. ایڈریس بتا دیجیے آپ. بالکل, آپ ہماری اپنی ویب سائٹ fm93mirpur.com پر آپ ہمیں لائیو اسٹریمنگ پر سن سکتے ہیں. نوٹنگم سے ایک میسج آیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے, یہ پاکستانی
पाकिस्तानी हैं और कह रहे हैं कि जब हम किसी और मुल्क में जाते हैं तब वहाँ पर जाके हमें कदर आती है कि एक पाकिस्तानी होना कितनी फ़ख्र की बात है। और हम और इनका ये कहना है कि ज़रूर 100% 75% नहीं बल्कि 100% पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो तब्दीली ला सकते हैं और बहुत ही पुरअमन तरीके से ला सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे देखें ना हमारे कमरान साहब, एक और बात है, हमारे नौजवान बड़े अच्छे किरदार के मालिक हैं। आखिर बाज अगर पटरी से उतर जाते हैं, ज़ाहिर उनका ब्रेन वॉश करके कुछ लोग उनको पटरी से उतार देते हैं और गलत राहों पे उनको डाल देते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हमारे नौजवानों में एक मुस्बत सोच मौजूद है और कुछ लोगों को ऐसे राहों पे डाल दिया जाता है कि वो मुतशद्दिद रवैया अख्तियार कर लेते हैं। तो इस तरह हम किस तरह अपने ऐसे नौजवानों को बचा सकते हैं कि वो हेरोइन का इस्तेमाल हो गया, शराब का इस्तेमाल हो गया, दीगर जो खराफात हैं उसमें वो बचें और मुस्बत वो एक्टिविटीज़ में शामिल हो जाए। मैं ये समझता हूँ वायलेंस ब्रीड्स वायलेंस, और मैं ये भी समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं उनको बेसिकली एजुकेट करने की ज़रूरत है। जिन नौजवानों को इन तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया गया, मेरा फिर व्यू ये है कि वो उन एरियाज़ के साथ, मेजॉरिटी उन एरियाज़ के साथ तल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे एजुकेशन जो है उस पर कोई जोर नहीं दिया जाता, जहाँ पे सिरे से यानी एजुकेशन को एक ऐसा यानी ब्लैक स्पॉट समझा जाता है कि गालबन ये शायद जो दुनियावी एजुकेशन है इसको हासिल करना पता नहीं ये कोई गुनाह कबीर है। तो ये बेसिकली सोच किस तरह बदल सकती है कि हम मीडिया जो है, मीडिया इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। आप एक दौर देखें कि पाकिस्तान में सिर्फ एक सरकारी पीटीवी हुआ करता था और एक रेडियो जो है वो पीटीवी 2001 के बाद मीडिया में और 2001 के बाद रैपिड जो है वो आप देखें मुख्तलिफ स्टेशन बने और अब आपकी कोई बात पाकिस्तान के अंदर छुप नहीं सकती। अगर कोई लीडर जो है वो गलत बात करेगा तो मीडिया हर लम्हा की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक के सामने ला रहा है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्ट किया जाए, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए, उन नौजवानों को मेन सोसाइटी के अंदर लाया जाए, उनको यानी अच्छे अच्छे स्कूलों में गवर्नमेंट जो ये उनको प्रोवाइड करे फैसिलिटीज़, उनकी एडमिशन्स कराए, उनकी जॉब्स का करे। और आप एक देखें फेज़ देखें ना, 12 से 18 साल की एज एक ख़तरनाक फेज़ है एज का, 18 से आप फिर 28 ईयर्स का जो फेज़ है ये भी डेंजरस फेज़ है, 27-28 ईयर्स का। अगर इस एज में आप नौजवानों के साथ इंटरेक्शन रखते हैं, उन पे चेक रखते हैं, उनको यानी बेचा उन पे पाबंदी भी लगानी और बेचा उनको फ्री भी नहीं करना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नौजवानों पे लगानी है। तो मैं नहीं समझता कि आज का नौजवान इतने सारे मीडिया, इतनी सारी एजुकेशन, आप ये देखेंगे शहरों के अंदर जहाँ पे प्रॉपरली मीडिया मौजूद है, प्रॉपर एजुकेशन हो रही है, बच्चे जो है वो प्रॉपर स्कूलों में जा रही हैं, टीचिंग जो है वो टीचिंग्स दी जा रही है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ पे कोई बच्चा जो है इस साइड पे मोल्ड नहीं हो रहा कि वो जो है वायलेंस की इस साइड पे जाए, अपने आप को जो है वो और किसी बच्चे ने आज तक पाकिस्तान में ये नहीं कहा कि कोई सुसाइड बम्बर मेरा हीरो है, किसी बच्चे ने। बड़ी प्यारी बात, आप ये बात देखें, ये नोट करें, किसी नौजवान ने, किसी बच्चे ने शऊर रखते हैं, शऊर रखते हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, मैं मुतफिक नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव। बिल्कुल कमर साहब, हमें खादमाबाद से ताहिर साहब ने मैसेज भेजा है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही है। वो कह रहे हैं जी कि भाई देखें, अजीब बात है कि पढ़े लिखे नौजवान बाज थोड़े से ना, जिनका नंबर थोड़ा है, वो ऐसे अनपढ़ लोगों के अत्याचार जाते हैं और उनके वरगलाने पर वो गलत कामों पे लग जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे नौजवान तो बड़ी राइट ऑब्जर्वेशन है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन उन्होंने। और शहजाद खटाना ने खोरटा से हमें मैसेज भेजा, वो कह रहे हैं जी कि भाई अगर नौजवानों के मुल्क के अंदर ही अच्छी मयारी तालीम दी जाए तो ज़ाहिर है वो तब्दीली लाने में एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और इंडिया के अंदर आप देखेंगे, ये इंडिया के अंदर 55 मेरे मुशाहिदे में आया 55,000 जो नौजवान थे, ग्रेजुएट इंजीनियर्स थे कंप्यूटर साइंसेज में, तो उन्होंने बाहर जॉब्स के लिए अप्लाई किया और मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में और मोस्टली अमेरिका में अप्लाई किया। तो अमेरिकन कंपनीज ने उन्हें जॉब्स ऑफर की 45,000 $US पर एनम सालाना, यानी। तो इंडियन गवर्नमेंट को जब ये पता चला कि हमारी इन लोगों पे इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है, इतना गवर्नमेंट का पैसा लगा और आज 55,000 नौजवान कंप्यूटर की एजुकेशन हासिल करके, दुनिया की आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ी हब जो है कंप्यूटर की वो मद्रास के अंदर है, तो उन्होंने कहा जी कि 55,000 नौजवान हमारा जो है वो बाहर के कंट्रीज में चल जाएगा। तो सारे जीएम्स को गवर्नमेंट ने बुलाया और उनको पाबंद किया, जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी इस वक्त हेड ऑफिस इंडिया के अंदर है, सारों के जीएम्स को बुला के गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप अपने बिजनेस को यहाँ पे रन रखना चाहते हैं
तो हमारे 55,000 जो नौजवान हैं इनको आप एडजस्ट करें तो उनमें से बेशुमार नौजवानों को 50,000 55,000 54,000 पर एनम पे उन कंपनीज ने अपने अपनी जो है उसमें जॉब्स में एडजस्ट किया तो ब्रेन ड्रेनेज जो है उनकी रुकी मैं समझता हूँ इस काम को पाकिस्तान में भी करने की जरूरत है कोई नौजवान ये पसंद नहीं करता कि वो बैरून मुल्क जाए अपने माँ बाप से दूर जाए अपने धरती को छोड़े इस मट्टी की मोहब्बत को छोड़े और उसके बाद जाके वो कुड़ता रहे और वहाँ पे मेहनत करे अगर हम बाहर के ममालिक में जाके मेहनत कर सकते हैं तो हमें अपने बड़ी प्यारी बात यस हमें अपने कंट्री में मेहनत करते हुए कोई मतलब कौन सी आ रहा है तो इसलिए सिर्फ ये उनको माहौल ऐसा देने के लिए साहब हमारे साथ कुछ फेसबुक पे मैसेजेस हैं आपके वो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं मिर्जा आसिम है और आप कह रहे हैं यस 80% नौजवान पूरा में तब्दीली ला सकते हैं वकार यूनस हैं कंडोर से और आजकल देखा गया है कि जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं और तालीम पर ज़्यादा उनका फोकस होता है कि हमने कुछ बनना है क्योंकि हमारा जो बैक है उसमें हमें इतनी यानी कि नहीं दी जाती है हमने खुद ही कुछ ना कुछ करना है और अपना फ्यूचर सिक्योर करना है जबकि जो अमीर होते हैं माँ बाप के बच्चे उनका ये होता है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकेंगे तो हमारे पेरेंट्स से सपोर्ट करने के लिए तो ये आपने कहना चाहे इसके अलावा आप कह रहे हैं कि अपने अंदर पॉजिटिव सोच रखेंगे यानी जो लोग हैं हमारे जो यंगेस्ट पर्सन हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एक प्लेटफॉर्म दिया है नौजवानों को यंगस्टर्स को चाहे वो टीवी है चाहे वो रेडियो है एफएम है अगर शायद 93 मुझे प्लेटफॉर्म ना मिलता तो आज मैं यहाँ ना होती आई एम स्टूडेंट और अभी मुझे मौका मिला है मीडिया की तरक्की के साथ जैसे मुख्तलिफ मौके मिले हैं लोगों को पूरे मुल्क भर में चैनल्स की भरमार के बाद मीरपुर कॉलेज में हमने एक प्रोग्राम किया अभी दूसरी आपने FM 93 मीरपुर की दूसरी सालगिरह के मौके पर तो वहाँ पर हमने मौसीकी का भी एक आइटम रखा हुआ था नौजवानों में हमने वो मुकाबला करवाया और मैं हूँ RJ ये भी एक हमारा वहाँ पे था आइटम तो जनाब नौजवानों ने वहाँ पर बेहतरीन मुकाबला किया टैलेंट बहुत सारा है टैलेंट को पॉलिश करने की जरूरत है पूरे मुल्क में बहुत टैलेंट है पॉलिश की जरूरत है और मैं समझता हूँ कि पॉलिश करने के लिए भी मौके फिर वही बात आ जाती है तमाम अवामिल को मिलके इस पे काम करना बड़ी बात सही है बिल्कुल अगर ना किया तो हमारे हालात मजीद खराब हो जाएंगे और ये बेहतरी की तरफ कभी नहीं आएंगे अगर आज हमारी कौम ना जागी हमारे नौजवान ना जागे हमारे हुक्मरान ना जागे तमाम मुख्तलिफ जो मकतबा फिक्र के लोग हैं ना जागे तो हम फिर सोए ही रहेंगे आज हमें जागने की जरूरत है आज हमें एक तालीमी इनकलाब की जरूरत है हमारे नौजवानों को एक जो हमें काउंसलिंग करनी चाहिए उनके लिए काउंसलिंग सेंटर उनको ये डायरेक्शन देनी चाहिए डायरेक्शन की बड़ी प्यारी बात आप कह रहे हैं मैंने पहले भी अपनी बेटी का हवाला दिया आपको बिल्कुल कि यस बच्चों को नौजवानों को यहाँ पे ये भी कोट करना चाहूंगा चूंकि अभी जो इस वक्त अक्सरियती जो नौजवानों की राय है उन्हें कुछ ये नहीं पता है मैं चूंकि मीडिया में हूँ मिलता हूँ नौजवानों से भी मिलता हूँ उनकी राय भी लेता हूँ तो नौजवानों से जब मैं बात करता हूँ तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या आपकी ठीक है तो खामोश हो जाते हैं आगे से जवाब नहीं दे पाते हैं कि क्या प्लानिंग्स और अक्सर नौजवानों ने तो मुझे ये जवाब दिया है मैंने इंग्लैंड जाना है मैंने बर्तानिया जाना है और वहां जाके सिर्फ मेहनत मजदूरी करनी है ये नहीं कि वहां पे जाना ही जरूरी है तो यहाँ से अच्छी एजुकेशन हासिल करके वहां पे मुल्क को कौम के लिए नेक नामी का सबब बन सके मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा कर सकें वहां बैठकर लेकिन खैर यही बात है कि उनको कोई बताने वाला नहीं है उनको कोई उनका जो राइट वे है वो बताने वाला नहीं कि आपने लाइफ में क्या करना जैसा कि आपने अपनी बेटी की बात की मेडिकल के हवाले से तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें फिर पूरी कौम का एक रोल है और हमें अदा करना चाहिए जो ये कौम है जो 1947 से लेके आज तक हम मुख्तलिफ जंगों का सामना रहा है हमें आज तक हम बटे रहे हैं कभी इधर जंग हो रही है कभी कुछ हो रहा है और आज अगर एक हमें दहशतगर्दी का जो सबसे बड़ा जो इस वक्त मैं समझता हूँ जो मसला है इस मुल्क को जो इकोनॉमिकल पोजीशन को डाउन कर गया है जो मुल्क में एक परेशानी की सूरत हाल पैदा कर गया और 2009 में मेरे पास एक आदाद शुमार है वो भी बता दूं अगर अच्छा बता दें 2009 से लेके 2010 में जो मुल्क भर में जो मुख्तलिफ जो शहरों में धमाके हुए बम धमाके उसमें 1547 अफराद शहीद हुए 3581 अफराद वो हैं जो शदीद जख्मी हो चुके हैं जो जिंदगी गुजारने के मुश्किल से गुजारेंगे जबकि 2011 में जो बम धमाके हुए मुल्क भर में उनमें
1022 अफराद शहीद हुए जबकि 2483 लोग शदीद जख्मी हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी नुकसान है एक मुल्क का, इसमें नौजवानों की भी बड़ी तादाद है जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए हैं, जो कुछ करने के काबिल नहीं रहे हैं, उनको भी सपोर्ट करना है, हम लोगों ने सपोर्ट करना है, पूरी कौम ने मुत्तहद होकर उन्हें सपोर्ट करना है। जी तारिक साहब, एक अगली बात जो इन्होंने कही अभी कि भाई हमारे नौजवान इंग्लैंड के ख्वाब देख रहे होते हैं। जी बिलाल रफीक साहब ने आज माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातें की और मुझे लगता है कि इनके अंदर एक लीडर जो है, इनकलाबी लीडर छुपा बैठा है। मैं समझा कि शायद आप कहने लगे कि इनको मैं वकील बनाऊंगा, मीडिया में बड़ा अच्छा जा रहा हूं। जी एक मैसेज में शामिल करें। जलपरी है हमारे साथ और आप कह रही मेरे ख्याल में 100% चेंज लाया जा सकता है। इस वक्त ज्यादा जरूरत है कि नौजवानों की एजुकेशन पर जोर देना चाहिए। सेकेंडली हमारी यूथ के पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिले उन्हें, ताकि नौजवान जो है वो मसरूफ रहें और फोकस रहे उनका एक ही यानी गोल पर, और ना इधर उधर हो और ना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जो है यूजलेस एक्टिविटीज हैं उनमें बिजी ना हो, बल्कि उनका कोई ना कोई मकसद है वो जरूर एक जो मकसद होता है, एक एम होता है, वो अगर हर नौजवान को पता चल जाए उसका, और या तो वो खुद ब खुद ही नेचुरली हर किसी को पता चल जाता है, या जिन्हें नहीं पता चलता मेरे ख्याल से टीचर्स उन्हें सही डायरेक्शन दें और जो उनका गोल है उन्हें बताएं कि आपका मकसद क्या है, आप तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं, आपने अपने मुल्क के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने लोगों के लिए क्या करना है। तो ये सब और भी मजीद मैसेजेस हैं आप। जी बिल्कुल ज़ाहिर है कामरान तारिक साहब सर, इन्होंने जो बात की थी कि हमारे नौजवान इंग्लैंड की दौड़ में लगे हुए हैं, ऑफ कोर्स ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन अब यहाँ पर तालीम की बात की इन्होंने कि भाई अगर वो जा रहे हैं तो तालीम हासिल करके जाएं ताकि अच्छी जॉब्स भी कर सकें और अच्छा नाम भी पा सकें वो। लेकिन नौजवान ये कह रहा है कि यहाँ की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या वाकई तालीम कोई फ़ायदा नहीं देती? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखें आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे नवाजिश भाई ने कहा था कि आपको पहले अपना टारगेट सेट करना है कि आज अपने ग्रेविटी पे कंसेप्ट जो है वो अपना क्लियर करना है, किसी और टॉपिक को आपने चुनना है। और आप जो एजुकेशन ले रहे हैं पहले आप पे उस पे आपकी ग्रिप तो होनी चाहिए। आप एक जनरल थीम ना लेके जाएं। आप जो भी सब्जेक्ट आजकल तो देखें क्लासिफिकेशन इतनी हो गई है, हर चीज़ का जो है वो अछूता, यानी एक सब्जेक्ट जो है उसमें स्पेशलिस्ट आपको मिल रहा है। बाल काटने में आपको स्पेशलिस्ट जनाब इसमें एजुकेशन मिल रही है, आपको फैशन डिज़ाइनिंग में मिल रही है, आपको आर्ट में मिल रही है, आपको लॉ के प्रोफेशन में मतलब डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, टैक्सेशन में आपने जाना है तो टैक्स की वकालत करें, सिविल लॉ में जाना है, क्रिमिनल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, सो एंड सो। इसी तरह आप सहाफत के अंदर देख लें कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कोई जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो करते हैं, कोई जो है वो एंकर पर्सन्स हैं, कोई दूसरे को कमेटीज़ के अंदर जो है आके मतलब पैनल डिस्कशंस में आते हैं, उसमें करते हैं। तो हर जगह जो है डाइवर्सिफिकेशन जो है वो हो रही है, मल्टीपल किस्म के जो है वो काम निकल रहे हैं। तो आप, मैं डिसएग्री करता हूँ उन नौजवान की बात से जिन्होंने ये की है, और मैं बिलाल रफीक साहब की बात को थोड़ा सुप्लीमेंट ये कर रहा हूँ कि आप अगर एजुकेशन जो भी लें, जिस लेवल की लें, कम से कम वो तो सही होनी चाहिए। आप, और वैसे भी आप जब अपने मुल्क से बाहर कहीं यूरोप में जाने का इत्तेफाक होता है तो वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि वो आपकी आंखें कान खोलने के लिए काफ़ी होता है। और वहाँ पे जो भी आप देखें कि यहाँ से जो नौजवान वहाँ पे गए हैं, यहाँ पे अगर उन्होंने फर्ज किया कोई एजुकेशन या लीस्ट एजुकेशन हासिल की है, जब भी वापस आते हैं तो बिल्कुल। माफी चाहता हूँ आपकी बात काट रहा हूँ, इस वक्त कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहते हैं। FM 93 मीर पर अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा बोल रहे हैं? जी महबूब बोल रहा हूँ, आपको इस वक्त हजारों लोग सुन रहे हैं, लाखों लोग सुन रहे हैं, कहिए क्या कहना चाहेंगे? महबूब साहब कैसे हैं? सरदार मदद बात कर रहा हूँ, आपसे पहले भी एक बार बात हुई है मेरे ख्याल से। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, कहिए इस मौजू पर कि नौजवान तब्दीली की जमानत, ये मौजू है, क्या कहेंगे इस मौजू पर आप? जी माशाल्लाह आपने मौजू बहुत अच्छा रखा हुआ है। इंशाल्लाह जो कुछ करना है वो आपको पता है नौजवानों ने ही करना है जी। तो इस हवाले से मैं पिछली बार भी आपके प्रोग्राम में कुछ कहना चाह रहा था, मगर वो टाइम थोड़ा शॉर्ट हो गया। जी जी। तो कहने की बात ये, असल में आप कह रहे थे ना कि आजाद कश्मीर को खुद कफील किस तरह बनाया जा सकता है, तो बड़ा ही नहीं, इस वक्त हम उसका वो फोकस हो गया था डैम्स का, और ये इस तरह से मतलब आप छोटी सी सिंपल सी मिसाल है कि देखिए आजाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मतलब टूरिज्म के हवाले से जी। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि देखिए अगर गवर्नमेंट तो वैसे भी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको पता है ग्रेड 20 के ऑफिसर के अंडर काम कर रही है। तो ये अगर हमारे जो मतलब जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी आपको पता है बहुत ही लोग हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल काम कर रहे हैं, तो अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाए, मतलब वो अपने तौर पे ही अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, अगर कोई आज़ाद कश्मीर में कोई इस तरह से रोड्स वगैरह का
जी जी टूरिज्म के हवाले से, ठीक, तो काफी मेरे ख्याल से काम हो सकता है, जो और मेरे ख्याल से काफी शोर भी आ सकता है आजाद कश्मीर में, और इस तरह से बड़ा अच्छा काम हो सकता है। सरदार साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी, बहुत शुक्रिया। वैसे अब सब इस तरह के वाकई बहुत सारे काम करने की जरूरत है। देखिए ना 60s में पाकिस्तान एक मॉडल स्टेट के तौर पर सामने आया और कोरिया जैसे कोरिया 5 ईयर प्लान जो है उन्होंने 12 किया, कोरिया से लोग आ रहे थे देखने के लिए, आज हम इतने भी जा चुके हैं। बहरहाल इसमें यह है कि अच्छी तालीम, क्या ख्याल है कि अच्छी तालीम ही अच्छा उस्ताद और अच्छी तालीम इन दोनों और इसके साथ साथ ये भी तो है ना जी कि भाई हम सिर्फ अपने स्कूलों में इदारों में सिर्फ रट्टा सिस्टम में जारी रखें। रट्टा सिस्टम के अलावा आज हमें ये भी मानना पड़ेगा, आज हम उसी टाट पे बैठे हुए हैं, दुनिया व्हाइट बोर्ड से निकल के टेक्नोलॉजी की तरफ चली गई, और आज हमारे स्कूलों में इसी मीरपुर के मिनी लंदन कहलवाने वाले शहर के स्कूलों का मैं विजिट करवाऊंगा आपको, बच्चे बच्चियां नीचे टाटू पे बैठे हुए, तो क्या एजुकेशन और हमारे एजुकेशन सिस्टम की खराबी फिर आ जाती है। यहाँ भी गवर्नमेंट की थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, किसी भी गवर्नमेंट की। एक किसी गवर्नमेंट को मैं टारगेट नहीं करूंगा, ख्वाह वो एमसी की हो, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी की हो, ख्वाह वो किसी मुस्लिम लीग नून आए कल, सबका शेवा एक ही रहेगा, पॉलिसी बदलनी होगी। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट महकमा तालीम के अंदर से जब तक खत्म नहीं की जा सकती, ख्वाह पाकिस्तान में, आजाद कश्मीर में, तमाम सूबों में हम तरक्की नहीं कर सकते। हमारे नौजवान उस तरह से उस्ताद के हाथों नहीं पढ़ सकते अच्छी तरह से जब तक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं कर सकी। देखिए इंपॉर्टेंट मसले की तरफ इन्होंने टीचर्स बड़ी अच्छी बात, लेकिन सेम टाइम ये भी बात है जनाब कामरान साहब कि वही टाट जहां से मैं भी पढ़ा हूँ, ये फितरत राज जब बात कर रही है ये भी उसी टाट से पढ़ के आया, बिल्कुल मैं भी टाट से पढ़ा हूँ। अब पढ़ने वालों का मसला है कि वो मतलब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि जब मैं इंग्लैंड में गया था तो मेरी 15.5 साल मेरी उम्र थी, ठीक है ना, तो यहाँ मैं अपने गाँव में स्कूल में पढ़ रहा था, टाट पर बैठ कर पढ़ रहा था। लेकिन आज और बुनियादी तालीम महबूब साहब क्या आप समझते हैं हमें इस टाट से नहीं निकलना चाहिए, हमें उस टाट पे बैठे रहना चाहिए आज भी? नहीं मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, मैंने मेहनत की, ठीक है ना, अल्लाह ताला मुझे फल दिया। लेकिन मुझे आप ये बता दें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जी ना, आप क्या हिना देख रही हैं, मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जब तक नहीं खत्म होती है, अब एक टीचर कैसे मुझे पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कैसे है कि मेंबरान असेंबली अपने हलके के लोगों को नवाजने के लिए जिन्होंने वोटिंग में सपोर्ट की होती है उनको टीचर्स भर्ती करवा देते हैं, और टीचर वो टीचर आप क्या कहते हैं? अच्छा, आप लोगों की बातें खत्म हो गई, अब मैं बोलती हूँ। जिस तरह से जलपरी ने कहा है कि 100% इनके चांसेस भी हैं और चेंज किया जा सकता है, पाकिस्तान का जो यूथ है, पाकिस्तान की यूथ है, वो मिस्बत और पुरअमन तब्दीली ला सकती है पुरअमन तरीके से। अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला और मुझे FM पे सिलेक्ट किया गया, तो आज मैं यहाँ पर इसी तरह से बहुत से नौजवान हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है कि उन्हें मौके दिए जाएँ ताकि वो आगे आएँ, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। इसके अलावा जो है आज नौजवान कहते हैं कि जी बहरा रवी का शिकार हैं, तो उन पर अगर सही से तवज्जो दी जाए, स्पेशली पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे महबूब काकड़वी साहब हैं कि ये भी अपने बच्चों पर जिस तरह सख्ती करते हैं कि आपने, यानी मेरे ख्याल से ये पेरेंट्स सख्ती भी करते हैं। काकड़वी साहब आपके बारे में ये इंकशाफ बड़ा प्यारा पैगाम है इनके पास, वो पढ़ने उसके बाद बात करते हैं बच्चों की तरबियत कैसे होनी चाहिए, ये बात करेंगे, लेकिन पहले आप पैगाम सुना दें हमें। जी यही इन्होंने कहा है ना कि जो नौजवान हैं, मेरे ख्याल से पेरेंट्स की ये पूरा उनका हक होता है कि वो अपने बच्चों से पूछ सकें कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं और किन फ्रेंड्स के साथ हैं। यानी जिस तरह से अगर उनको पाबंदी कहा जाए तो ये गलत बात है। पेरेंट्स की ये उनका हक है, रिस्पांसिबिलिटी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों से पूछ सके कि वो कहाँ गए हैं, और अगर उन्हें सही तरह से यानी उनको डायरेक्शन दी जाए और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों पर तवज्जो दें, तो वो गलत राह पर कभी भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल जी, वालिदैन अगर अपने बच्चों पर तवज्जो दें तो कभी वो गलत राहों पर नहीं जा सकते। हमारे साथ कोई दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं कौन और क्या कहना चाहते हैं। FM 93 मीर पर अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, बस हम खैरियत। कौन साहब कहाँ से बात करें? राज हजरात साहब, वेलकम टू द शो। राज साहब ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। कहिए क्या कहना चाहेंगे आप? बड़ा अहम इशू है आज मेरा प्रोग्राम तो नहीं था कि आपके कॉल करता, बस मेरी तबीयत नासाज की वजह से मैं बिलाल रफीक साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि ये 21वीं सदी है, इस वक्त हमें हमारे बच्चों को टाटू पे नहीं होना चाहिए जी, ठीक है ना जी जी। तो इस पे हुकूमत को चाहिए कि वो थोड़ी सी जो है कोशिश करे ताकि हमारे जो बच्चे इसका मुस्तकबिल अच्छा हो सके। ठीक है, 21वीं सदी है, दुनिया चाहती गई है, तो आज अगर हमारे बच्चे ठीक है टाटू पे ही सारे पढ़े, बड़े बड़े लोग यहाँ से स्कूलों से निकल कर आगे गए, लेकिन वक्त के साथ
نزدیک آنی چاہیے. جی جی صحیح. تو یہ ہمارے جو باب اختیار ہے چاہیے کہ یہ تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دے, یہ تعلیم پہ بجٹ زیادہ رکھے تاکہ جو ہے نا بچوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات مل سکے. بس میں یہی کہنا. بہت شکریہ راجہ زراعت صاحب ہمارے ساتھ تھے کہ بجٹ میں تعلیم کے لیے زیادہ پیسہ رکھا جائے. مسئلے کی طرف نشان. جی بالکل. اور جو بات ہو رہی تھی, ہاں جی آپ بات کریں گے. اسد علی ہیں ہمارے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صحیح ڈائریکشن جو ابھی پہلے ہو رہی تھی بات کہ صحیح ڈائریکشن بتانے والے ہونے چاہیے تو پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ وحید بشیر ہیں اور آپ نے کہا جی بالکل ہمارے نوجوان جو ہیں وہ تبدیلی لا سکتے ہیں اور ان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ اپنے ملک کا جو بھی یعنی سسٹم اس کا چل رہا ہے اسے چینج کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے. کمران صاحب اب میں بھی اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں. جی شور. کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں اور جیسا میں نے کیا, یہ نہیں کہ میں صرف باتوں کی حد تک کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اپنی اولاد کے ساتھ والدین کو دوستی رکھنی چاہیے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا جی. اور ان کی رائے سننی چاہیے, ان کی رائے کو امپورٹنس دینی چاہیے. بالکل. یہ نہ کہا جائے کہ بھائی یہ بچے کیا بات کر رہے ہیں. یہیں سے بات میں اپنے آگے بڑھاؤں گا. اس وقت کوئی دوست لائن پر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. FM 93 میرے پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ ساجد حسین بلوچ کا حالہ سے بات کر رہا ہوں. جی ساجد صاحب ویلکم ٹو دی شو. کہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جو ہے نا کہ نوجوان پاکستان کا مستقبل بہتر بنا سکتے ہیں, کیوں نہیں بنا سکتے ہیں جی, مگر نوجوانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے, وہ ہمت نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں میں تھا. اچھا. ہم نے بزرگوں کا کہنا ماننا کہ ان کا نقشے قدم پر چلنا چھوڑ دیا, اس وجہ سے نوجوان بہت پیچھے چلے گئے. نوجوانوں میں جذبہ کون پیدار کرے گا بھائی؟ جی نوجوانوں میں جذبہ کون بیدار کرے گا, کون ان کی سوچ تبدیل کرے گا؟ میں نے اور آپ نے کرنی ہے نا, جو ہم بڑے ہیں. نوجوانوں کو خود سوچنا چاہیے, کیونکہ کتنے نوجوان میں دیکھ رہا ہوں ادھر جو گھر سے تو آتے ہیں اسکول میں ادھر جاتے ہیں بالکل راستے میں کہیں چھپ جاتے ہیں. بہت سارے نوجوان جو ایسا جو جن کی سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سائی صاحب, بہت شکریہ. والدین بچوں کو بھیجتے ہیں اسکولوں میں, لیکن بچے جو ہے نا وہ اسکولوں تک نہیں جا رہے, اور بچے جو ہے نا وہ پٹری سے اترے, ان میں جذبات اس طرح کے نہیں ہیں. یہ جذبات کون ابھار سکتا ہے, کون ان میں سوچ بہتری لا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں والدین, ٹیچر دیکھیں والدین کی بات بعض کا بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتا. اس کو پتہ ہے کہ میرا باپ ہے, میری ماں ہے, میرے ساتھ پیار بھی کرتی ہے, سختی کرے گی, بعد میں جو ہے امبریس بھی کرے گی. تو ٹیچر جو ہے بیسیکلی, کیونکہ آپ نے ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ 6 یا 7 گھنٹے آپ نے اسکول یا کالج یا انسٹیٹیوشن کے اندر گزارنے ہیں, لیکن ٹیچر کی بات کا جو اثر ہے وہ بچہ جو کیری کر کے وہ گھر میں آ کے اگر والد اس کا یا والدہ پیرنٹس میں سے کوئی بات غلط کرتا ہے تو وہ ٹیچر کی بات کوٹ کر کے بتائے گا جناب کہ نہیں ہمارے ٹیچر نے اسکول میں تو یہ کہا تھا, آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اس لیے جو ٹیچر کا امپریشن ہے بیسیکلی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو رشتہ ہے اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. طالب علم اور ٹیچرز جو ہیں پہلے تو ان کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, سپر ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, پولیٹیکل تعیناتی نہیں ہونی چاہیے, اور پیورلی آن میرٹس. بالکل میں ان کی بات سے تھا. اور جس ملک کا بجٹ کا 2% یعنی 2% آپ ایلوکیٹ کر رہے ہیں ملک کے بجٹ کا تعلیم پہ, اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے اندر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں انقلاب آیا ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے, ان کے دور میں سمجھتا ہوں جب منسٹر تھے انفارمیشن کے, انہوں نے بہت زیادہ اس سائٹ پہ کام کیا, اور ان کے دور میں پھر انہوں نے گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز بھی دیں کہ جناب بجٹ جو ہے وہ اس میں کریں. تو میں سمجھتا ہوں بیسیکلی فوری طور پہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر, بجٹ ایجوکیشن کا جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے. اسکول جو ہیں تمام سرکاری اسکول جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان میں اور تمام پرائیویٹ اسکولوں میں ایک ہی سسٹم آف ایجوکیشن کرنے کی ضرورت ہے. ٹیچرز کی بھرتیوں پہ کسی قیمت پہ ہمیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ نیشن آپ کی کیسے انشاءاللہ 10-15 سال کے اندر یقیناً تبدیلی لا سکتی ہے. ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کون اور کیا کہنا چاہتے ہیں. FM 93 میر پر. السلام علیکم. صوبیدار غلام احمد ملک کوٹلی آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. جی صوبیدار صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کے پروگرام جس دن سے ہم نے یہ اب 2 ایئرز ہو گئے ہیں FM 93 میر پر کو, تو ہم یہی سنتے ہیں ہر وقت. آپ کی محبت کہیے, نوجوان کیا واقعی تبدیل لا سکتے ہیں؟ آپ کو توفیق دے گے جو حق بات آپ کرتے ہیں, اسی پر ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. موضوع پر کیا کہیں گے آپ؟ ہاں تو عرض یہ ہے کہ جب تک سر آزاد کشمیر یا وطن عزیز ہمارا پاکستان سلیبس ایک نہیں ہوگا اسٹوڈینٹس کا, تو یہ ڈسکریمنیٹری کام رہے گا. ایک تو یہ بات ہے. نمبر 2 کہ ان کو جو انوائرمنٹ ہے سب کو بدلنا چاہیے, تو پھر یہ مقابلے کے ہم تان دیں گے. ایک بچہ ٹاٹ پر پڑھ کر ایک ایئر کنڈیشن میں پڑھ کر مقابلے کے لیے ایک طرح کے کوشچن آ جاتے ہیں.
اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سروسز رول حکومت باقاعدہ لیجسلیشن کرے جو جتنے ملازمین ہیں ان کی عمریں کم کرے, کم از کم 10 سال نیچے کرے سروس کی عمر بھی, تاکہ نوجوان لوگ سروس چھوڑ کر آ جائیں اور باقی کام کریں, اور ہمارے جو پیچھے یہ پورا لاک بنا ہوا ہے یہ کم از کم یہ ٹیک اوور کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صوبیدار صاحب, بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے آج کے پروگرام کے آخری کالر. اب چونکہ پروگرام اپنے بالکل اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے, لائیو کالز ہم یہاں سے سرا ختم کریں گے, لیکن اگر آپ کوئی ایس ایم ایس کرنا چاہیں, کوئی فیس بک پر پیغام بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہم ابھی تیار ہیں, آپ کا میسج لیں گے. بات ہو رہی تھی تبدیلی کی اور دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرتے ہیں. آپ نے کہا جی کہ بچے جو ہے وہ ایک ٹیچر کا, استاد کا اثر زیادہ لیتے ہیں. نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بچے واقعی استاد کا اثر زیادہ لیتے ہیں, لیکن اگر ہم والدین, ماؤں کی بات میں فی الحال نہیں کرتا, اگر ہم والدین اپنے بچوں کو ٹائم دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. ہم بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن بچوں کو ہم وقت نہیں دیتے, ان کی تربیت پر کوئی ہم کام نہیں کرتے ہیں, اور ہم حتیٰ کہ ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے ہیں. میں نے کسی عقل مند سے سنا تھا اور الحمدللہ اس کے بعد میں نے قدر کوشش کی ہے اور اس کے مجھے اچھے اثرات ملے ہیں الحمدللہ, کہ شام کا کھانا کم از کم اپنے بچوں کے ساتھ کھائیں اور ایک ٹیبل پر کھائیں. اس وقت ان کو جھڑکیں نہیں, کبھی اس پہ آپ ان کو شاؤٹ نہ کریں, اور ان سے ان دن کی جو مصروفیات ہیں اس پر بات کریں. آپ اسکول گئے ہو, کیسا رہا اسکول آپ کا, آج پڑھائی کیسی رہی, اگر اس نے کوئی اپنی نالائکی بتائی ہے تو اس پر پھر بھی آپ شاؤٹ نہ کریں, بچے کو آرام سے سمجھا دیں, اور کھانا بڑے دوستانہ ماحول میں کھائیں. اور بچہ جو بات اپنے کسی دوست کے ساتھ کرنا چاہے وہ اپنے باپ کے ساتھ کرے, یہ رشتہ ہونا چاہیے, مثبت ماحول دیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اسی طرح میں نے اپنی بیٹی کی بات کی, ایک بات جو اس نے شاید اپنی کسی سہیلی سے کرنی تھی یا اپنے گھر کے کسی بڑی سے کرنی تھی, ٹھیک ہے جی, اپنے بھائی سے شاید کرنی تھی, ٹھیک ہے, اس نے میرے ساتھ شیئر کی. بالکل صحیح, اس لیے کہ میری بیٹی کے ساتھ میرے دوستانہ تعلقات تھے. ٹھیک ہے, اس نے کہا جی کہ بابا یہ مسئلہ ہے. میں نے کہا بیٹا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ کام نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو والدین کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں اور تب جا کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, دونوں کا یعنی ہینڈ ان ہینڈ جو ہے وہ چلنا ہے دونوں نے, یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عملی سوچ اپنائیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو ہے نا, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے کہ والدین کو واقعی اچھا, پھر مائیں جو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ظاہر وہ بچوں کی ظاہر تربیت میں لگی رہتی ہیں, کیونکہ ظاہر ماں کی گود سے سارا شروع ہوتا ہے تربیت کا, اور پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. میرے خیال سے جو مائیں ہیں ان کے ساتھ بیٹے بیٹیاں سب جو ہیں وہ بہت زیادہ فرینڈلی, ان سے ہر بات شیئر کر سکتی ہیں, اور جو فادر ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے, ایک جھجک ہوتی ہے, اور اس لیے شاید لڑکیاں تو پھر چلے وہ اپنی ماؤں کے ساتھ ہر بات ایکسپریس کر لیتی ہیں, لیکن بیٹے خاص طور پہ فادر کو ایسا ہونا چاہیے اچھے فرینڈ کی طرح کہ وہ فرینڈلی ماحول میں, فرینڈلی انوائرمنٹ میں اس سے کوئی بھی بات پوچھ سکے, اور اسے یہ نہ لگے کہ مجھ پہ کوئی پابندی لگا رہے ہیں یا مجھ سے کوئی پوچھ گچھ کر رہے ہیں, بلکہ ایسا ہو کہ ہاں میرے دوست مجھ سے کچھ پوچھ رہا ہے اور میں اس کا آنسر دے رہا ہوں. تو پیرنٹس کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور بچوں کی بھی خاص طور پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیرنٹس کو کوآپریٹ کریں. اور بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ بچے کچھ نہیں کرتے, میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, بچوں کو جس طرح آپ لگاتے ہیں, اور بڑی پیاری بات ہوتی ہے کہ جیسا آپ بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا خود بن جائے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا جی. ہم خود غلط کام نہ کریں, بچوں کے سامنے سگریٹ نہ پئیں, بچوں کے سامنے کوئی کتاب لے کر شروع ہو جائیں پڑھنے کے لیے, لیکن بچے آپ کو دیکھ کر پڑھنا شروع کریں. ہم خود تو کچھ کرتے نہیں ہیں, خود سگریٹ پی رہے ہوتے سامنے, اور سگریٹ مت پی, یہ کہتے ہیں نا, تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. آخری کو پیغام دینا چاہیں گے رومی جو تھے انہوں نے کہا تھا, یا تو ویسا بن جیسا نظر آتا ہے یا تو جو ہے ویسا نظر آ. تو بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم اڈاپٹ کریں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان جو ہیں اس قوم کا سرمایہ ہے, اور نوجوان ہی میری پہلی درمیانی اور آخری رائے یہ ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ ہمارا مستقبل وابستہ ہے, اور ہمیں سب سے زیادہ جس یعنی سیکشن آف دی سوسائٹی پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ نوجوان ہیں. وہی اس ملک کا مستقبل ہیں, اس قوم کا مستقبل ہیں, اور وہی انشاءاللہ اس ملک کو دیکھیں گے کہ آپ اس ملک کو ریولیوشنائز کریں گے, اور ایک دن یہ ملک جو ہے وہ دنیا کی بہترین قوم اور ملکوں کی صف میں صف اول میں ہو. بہت شکریہ کامران طارق صاحب. بلال رفیق, آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میں نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا آخر میں کہ برائے مہربانی اپنے آپ کو سیدھا کر کے اس قوم کی بہتری کے لیے کام کریں, ایجوکیشن حاصل کریں, اور ایجوکیشن کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں, چونکہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کریں گے تو آگے آپ کا فیوچر ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, دنیا میں کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں, اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, اچھی ایجوکیشن ہے, تو آپ کو ہار نہیں ہوگی, اور آپ کی جیت میں اس ملک کی جیت ہے. موجودہ جو ہماری اس وقت ناخواندگی کی وجہ سے ہمارے پاس جو ایجوکیشن کی
बेहतरी भी है हमारे पास और बाज़ जगहों पे खराबी भी है, एजुकेशन नहीं है हमारे पास। और जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी तो हम बड़ी जो बैनुल-अक़वामी दुनिया है उसके मुकाबले में खड़ा होने में हमें देर नहीं लगेगी। और मज़ीद जैसा कि कामरान तारक साहब की बात से मैं भी एग्री हूँ कि अगर मलेशिया तर्ज पे यहाँ पे भी मेहनत की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, पहले इकोनॉमिकल पोजीशन को मजबूत करके और एजुकेशन को बेहतर बनाया तो यही नौजवान, हमारे जो आज के नौजवान हैं, एक मजबूत चट्टान बन के इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो काम कर दिखाएंगे जो नौजवानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ कर दिखाया। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। है ना, कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करूँ उसके बाद। हलीमा नूर शौकत हमारे साथ रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका हलीमा, आप प्रोग्राम को पसंद कर रही हैं। डडियाल से आपने नाम नहीं लिखा। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं मुराश और आप कह रहे हैं कि आज का आपका प्रोग्राम बहुत स्पेशल लगा और शायद इससे पहले इस तरह का प्रोग्राम ना ही सुना है और ना ही कभी किसी से सुना है कि जी इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है 93 में या किसी और चैनल में। सो थैंक यू सो मच। आपने कहा है कि नौजवान 100% तब्दीली ला सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से तब्दीली ला सकते हैं। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम सब में टॉलरेंस आ जाए, रवदारी आ जाए, हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना सीख लें, शायद ये चीज़ आज कम होती जा रही है, इसीलिए हम किसी और ही रास्ते पर चलना शुरू हो गए हैं। अगर हमें टॉलरेंस हो जाए, रवदारी आ जाए, तो मेरे ख्याल से हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत खूबसूरती के साथ आगे जा सकते हैं, अपने मंजिल तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल सामीन मोहतरम, आज का प्रोग्राम मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हज़रात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इंतहाई पॉजिटिव इनपुट दी इसमें और बहुत अच्छी बातें की, बच्चे मामलात हमारे साथ शेयर किए। अब हमने यहाँ पर प्रोग्राम अब चूँकि ख़त्म होने के करीबान पहुँचा है, 7:56 हमारे घड़ी दिखा रही है, चंद लम्हात बाकी रह गए हैं। इसमें मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने अपने अंदर बर्दाश्त का मादा पैदा करना है। हमने जो पुरअमन और पुरउम्मीद हमने जो एक सोच अपनानी है, इसी तरीके से हम अपने माशरे में तब्दीली ला सकते हैं। और हमारे नौजवान अपना विजन ओपन करें, उसको प्रॉपर एक अच्छे तरीके से उसको अपने विजन को रखें और सही जो डायरेक्शन है, जो प्रोग्रेसिव जो माइंडसेट है, हमने उसको लेकर आगे चलना है। और इस तरह हम अपने अंदर भी तब्दीली ला सकते हैं और अपने माशरे में भी तब्दीली ला सकते हैं और अपने मुल्क में जो मुस्बत तब्दीली है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, नौजवान तब्दीली की ज़मानत हैं। और ये उसी सूरत में होगा कि हम अपनी सोच मुस्बत रखें, हम गलत राहों पर चलने वालों को रिजेक्ट करें, उनका साथ ना दें, उनके साथ न चलें और उनको कदम कदम पर हम रिजेक्ट करते रहें। इसी तरीके से हम आप खुद भी बच सकते हैं और अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने अहले मल्ला को, अपने अहले शहर को हम बचा सकते हैं। हमने नाउमीद नहीं होना है, हमने पुरुमीद रहना है, क्योंकि नाउमीदी कुफर है, नाउमीदी कुफर है। और ला तकनतु मिन रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। हम नौजवानों से पूरी तरह पुरुमीद हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के ये नौजवान ये कौम का एक ऐसा सरमाया बनेंगे जो मुल्क को कौम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जितने बसने वाले मुसलमान हैं सब के लिए एक काबिल फ़ख्र शख्सियत के तौर पर सामने आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके मियार पर पूरा उतरा होगा और हमने जो बातें आज हमने बातें की हैं, इन पर हमने अमल करना है। एक कान से सुनकर दूसरे कान से नहीं निकाल देना है और सारी जिम्मेदारियां हमने हुकूमत पर भी नहीं छोड़नी है, हमने खुद भी अमली तौर पर काम करना है। और सामीन मोहतरम, इसके साथ ही मुझे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपने ढेर सारा ख्याल रखिए और साथ ही ना को भी इजाज़त दीजिए। ना आप भी? जी हाँ बिल्कुल, मुझे भी इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी मीरपुर टुनाइट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दिस इज मी आर जोहेना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज। सामीन मोहतरम, FM 93 मीर पर जिंदाबाद, अल्लाह ने के बान।